साहब ने उठाई है, ये सवाल उन्होंने पहले भी उठाया था और वो हमारे जहन में है। हम कोई भी एक्सक्लूसिव मूवमेंट नहीं करेंगे। इन्होंने पहले पूछा था, एक बात की थी, हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या आप समझते हैं कि मुल्क में कोई सेकुलर हिंदू बचा नहीं है? तब मैंने जवाब दिया था कि इस मुल्क की सेकुलरिज्म हिंदुओं की बुनियाद पर है और करोड़ों लोग हिंदू हैं जो लड़ रहे हैं। सिख बहुत आसानी से पहचाने जाते हैं, मुसलमान भी आसानी से पहचाने जाते हैं और हमले का फर्स्ट टारगेट भी होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मेजॉरिटेरियन इन्फ्लुएंस है उसको ख़त्म, उसकी आड़ में जो ये असबियतें हैं, सेपरेट असबियतें पहचाने हैं, उनमें भी सबसे पहले सिख और मुसलमानों पे हमला है। तो मुसलमानों और सिखों को हराबल दस्ता यानी वैंगार्ड, हार्विंजर के तौर पे सामने आना चाहिए, जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट कर पाएँ और उनको सब लोगों को दस्तयाबियों में हिस्सेदारी दे पाएँ। दस्तयाबियों में कोई रिजर्वेशन नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कि अगर हम लड़ाई लड़ेंगे, हकूक़ पाएंगे तो हम अपने तक रखेंगे, सबको बचाएंगे। और इसका तरीक़ा ये है कि अभी ये जो रेजोल्यूशंस आएंगे उससे पता लगेगा कि हम किस अहाते में अपने को बांधना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिखों और मुसलमानों के बीच में एक साजिश के तौर पे बहुत बड़ी दूरी पैदा करने की कोशिश की गई, जिसको हालात धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। और हमें एक ऐसा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है कि दोनों कौमों को साथ लाएं। तो इसका जो मॉडल हमने लिया वो मलेरकोटला लिया। मलेरकोटला को गुरु साहिब ने ब्लेसिंग्स की थी, हार्मनी और प्रॉस्पेरिटी की, और उस पर निभाया है लोगों ने। आज़ादी की लड़ाई में इतना ट्यूमुलस पीरियड था, सभी जब छोड़ के इंडिया जा रहे थे तब वो वहाँ थे, क्योंकि सिखों का सपोर्ट था। ऐसी कोई मिसाल नहीं है जो ब्रास में है। ब्रास में पहले कत्लेआम हुआ, एक भी मुसलमान वहाँ नहीं है। चंडीगढ़ से कोई 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे होगा या 30 किलोमीटर पे। मैं गया था पिछले दिनों वहाँ पर। जब मुल्क के और हिस्सों में, ख़ास तौर से हिंदी बेल्ट में, यहाँ तक कि हिमाचल में मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, 4-4 मंजिल, 10-10 हज़ार लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और भी जगहों पे बुलडोजर चल रहे हैं, इमारतों पे नहीं, मस्जिद और मदरसों पे भी। उनको नज़र नहीं आता कि मस्जिदें और गुरुद्वारे तो मिल्कियत की ज़मीन पे बनते हैं और दूसरी मज़ाहिब के जो इबादत खाने हैं वो तो किसी भी ज़मीन पे बनते हैं, उनको कोई आँच नहीं है। लेकिन 10,000 लोग गए और उन्होंने मस्जिद शहीद की। मैं कहता हूँ कि उस वक्त अगर सिखों से हमारा एतमाद होता तो मस्जिद शहीद नहीं होती हिमाचल प्रदेश में। इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत है सिखों से दोस्ती की। अभी जब मैं ब्रास गया, आज़ादी के वक्त में के बाद वहाँ कोई भी मुसलमान नहीं था। अभी वहाँ पर एक मॉडल मस्जिद है, मदरसा है। एक मस्जिद को बहुत शानदार तरीके से तैयार किया गया है। कब्रिस्तान वैसा मुल्क में कुछ ही कब्रिस्तान होंगे जिस अंदाज में उसे मेंटेन किया गया है। और एक दूसरी मस्जिद भी सिखों ने वापस की है जिसका रिनोवेशन हो रहा है। ये मिसाल मुल्क में कहीं और नहीं मिलेगी। 1-2 मिसालें मिल रही हैं जहाँ मुतवल्ली हिंदू है और मुसलमान नहीं है, तब भी मस्जिद को मेंटेन कर रहे बिहार की। लेकिन इस तरह की बहुत सारी मिसालें पंजाब में मौजूद हैं और इसलिए मैं कहता हूँ पंजाब सेफेस्ट है मुसलमानों के लिए और पंजाब मॉडल है पूरे मुल्क के लिए। और वो सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर सिख मजबूत हैं। तो हमारी बात कोई जज्बाती नहीं है, हमारी बात किसी रीज़न पे बेस्ड है, क्योंकि हमें आतंकवादी का लक़ब दिया गया और सिखों को उग्रवादी का। हमारे साथ ज़्यादती एक सी है, इसलिए इंसाफ की लड़ाई में हम सबसे पहले क्यों ना आए और शुरू करें। सिर्फ मकसद ये है और इस मकसद को लेकर हम शिकायतें करने नहीं बैठे हैं, ना हम कोई यहाँ पर फेरिस्त बताने जा रहे हैं कि ज़्यादतियाँ क्या हो रही हैं। हम एक मुस्तकबिल साजी करने के लिए बैठे हैं। हम मुस्तकबिल बन के लिए बातें तय करना चाहते हैं।
और साफ इसीलिए इसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, उसके अहाते में हम सारे काम करेंगे जो डेमोक्रेसी में अलाउड हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में कमज़ोर की जा रही है और हमारा मुल्क उसका एक जीता जागता सबूत है कि यहाँ पर जो गोलवलकर की थ्योरी है कि इस मुल्क में मुसलमान इंटरनल एनिमी है, ईसाई इंटरनल एनिमी है और प्रोग्रेसिव जिनको आप देख चुके हैं, जो जहाँ पे भीमा कोरेगांव में जिन लोगों को जेल डाला गया 18 लोगों को, वो सारे लोग जो ना उस साजिश में थे, जो ना वहाँ मौजूद थे। तो ये लोग इस वक्त अलाइज हैं और वो अलाइज पैदाइश की बुनियाद पर नहीं है, वो अलाइज नज़रिए की बुनियाद पर हैं, अपनी रवायत की बुनियाद पर हैं, जो ये कहते हैं कि इस मुल्क में सेकुलरिज्म रहना चाहिए, डेमोक्रेसी रहना चाहिए और डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर ही सारी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। क्योंकि गोलवलकर थ्योरी है कि इस मुल्क में मुसलमान, ईसाई और प्रोग्रेसिव इंटरनल एनिमी हैं और उनको हमें शिकस्त देना है। ये किताब वी अवर नेशनल डिफाइन में लिखी है, सभी लोग पढ़ लेते हैं। इनको हमें डिफीट देना है। डिफीट देने के बाद, शिकस्त देने के बाद हम इनके अख्तियारात तय करेंगे, लेकिन यकीनन वो अख्तियारात हिंदुओं के बराबर नहीं होंगे। यह है थ्योरी, गोलवलकर थ्योरी। और सावरकर की थ्योरी, पहली मर्तबा जो दूसरों को, मुसलमानों के ऊपर जो इल्ज़ाम डाला जाता है कि इन्होंने 1940 में रेजोल्यूशन पास कर लिया कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौमें हैं, लेकिन ये रेजोल्यूशन आया कहाँ से? 1932 में किताब आई है हिंदुत्व, जो सावरकर ने लिखी, और उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौमें हैं और वो साथ नहीं रह सकती। तो आप जब आधा नैरेटिव पेश करेंगे और बाकी खा जाएंगे, और वो भी मकसदन साजिशन, तब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम खड़े हों और सच को सामने लाएं। आज थोड़े से देर में काम करने से हम कितनी बातें सीखे हैं, हमने कितनी बातें जानी हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि सारी दुश्मनी मुग़लों की थी, गुरु गोविंद सिंह की शुरू हुई थी, लेकिन गुरु जी ने 14 लड़ाइयों में मुझे बताया गया कि 11 लड़ाइयाँ तो हिंदू राजाओं के खिलाफ लड़ी थी, पहाड़ पे रहते थे। 12 लड़ाइयाँ ये ले लीजिए, एक और इम्प्रूवमेंट। तो जो 12 लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनको तो पीछे डाल दिया। जब कहा कि औरंगज़ेब ने और इन्होंने मंदिर तोड़े, तो फिर लोग उस नैरेटिव को सामने ले आए। उन्होंने कहा कि औरंगज़ेब को ताकत किसने दी, अकबर को ताकत किसने दी, उनकी लड़ाइयाँ मैदान जंग में किसने लड़ी। वो नैरेटिव पीछे चला गया, बहस बंद हो गई है। जब ये सामने आ गया कि मान सिंह की औलादें आज हिंदुत्व का फ्लैग का जो झंडा है वो लिए खड़े हैं, तो ज़रूरत है काउंटर नैरेटिव की जो निगेटिव ना हो, जो हमारी रवायत की बुनियाद पर हो और पॉजिटिव हो, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही ना हो बल्कि मुस्तकबिल साजी करता हो। इसलिए CM CRM की बहुत सख्त ज़रूरत है। उसका मॉडल हमने पहले पेश किया मालेरकोटला को, लेकिन कुछ ही दिनों में ये मॉडल पंजाब मॉडल है जो पूरे मुल्क में पेश किया जाएगा। और उसको पेश करने वाला कौन होगा? पंजाबी होंगे, सिख होंगे और मुसलमान होंगे। इसलिए हम अपना जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें कहते हैं कि पंजाब हमारे लिए एक मॉडल स्टेट है। नहीं तो सेफेस्ट मुसलमान कहाँ है? पंजाब में है। और हम बातें नहीं करते, लेकिन मुख्तार अंसारी जैसे ही उत्तर प्रदेश में आए ख़त्म हो गए, और जितने दिन पंजाब में थे सेफ थे। मुझे उसकी मेरिट डिमेरिट में नहीं जाना है, लेकिन बात आप देखिए, इतिहास पढ़िए, पिछले सालों का इतिहास देखिए, आखिर क्या बात है कि 13 के 13 पंजाबी मेंबर पार्लियामेंट ने वक्फ बिल के खिलाफ वोट किया है। अगर 14 होते तो 14 करते। फिर हम इसको क्यों ना समझें, रिकग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें और इसकी रास्ता में काम करें। लंबी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि CM CRM हमने बहुत सोच समझ के, बहुत बातें करके, और हमारी पहली मुलाकात गुरप्रीत सिंह से चंडीगढ़ के केंद्रीय सिंह सभा भवन में हुई थी, जो ये चलाते हैं, और उसके बाद ये रिश्ता बढ़ता चला गया। हमने बहुत सारी बातें सीखी और कर रहा हूँ।
आगे भी इम्प्रूव करेंगे। मैं समझता हूँ गुरप्रीत सिंह साहब की बात बिल्कुल सही है कि हमें इसे एक्सक्लूसिव नहीं रखना है, इंक्लूसिव करना है, लेकिन पहले फाउंडेशन रखना है इसकी, पहले हमें एक इसकी छाप छोड़ना है, पहले इसका आइडेंटिफिकेशन ठीक से करना है, लोगों को मालूम हो कि पहली जिम्मेदारी किनकी है। थोड़ी सी बात ये बात कहेंगे जो चूँकि सरदार गुरप्रीत सिंह साहब ने कही है, तो जेपीसी में सारे अपोजिशन के लोग खूब लड़े, यहाँ तक लड़े कि हाथों पैरों तक लड़े, हर पॉइंट को पेश किया, हर आर्गुमेंट को दिया, लेकिन जब रिपोर्ट तैयार हुई तो उनके किसी आर्गुमेंट को नहीं लिया गया। और जिस तरह से पार्लियामेंट से निकाला जाता है, कई बार अपोजिशन लीडर्स को जेपीसी से भी निकाला गया। अभी फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में भी लोगों ने खूब अच्छी तरह से बहस की, कानूनी बहस की, लेकिन जब कोई सुनता नहीं है पार्लियामेंट में, तब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। और आज हमें, अगर हमने मूवमेंट खड़ा ना किया तो मजबूत सरकार के सामने कभी भी अदालत मजबूत नहीं हो पाती। आप देख लें, जब कभी मजबूत सरकारें होती हैं, और वो भी सरकारें जो आइडियोलॉजी की बुनियाद पर, थियोलॉजी की बुनियाद पर एक मुल्क बनाना चाहती हैं, उनका एजेंडा साफ है, सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। और वो प्रोजेक्ट्स में पहली मरतबा, अभी तो सिखों ने साफ कहा है, ईसाई ने भी अटकती ज़बान में कहा है, क्योंकि ईसाई ज़्यादातर कारोबारी हैं, स्कूल चला रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं, इसलिए उन्हें सपोर्ट नहीं, वो अपोज नहीं कर सकते, उनकी ताकत नहीं है, क्योंकि उनके कारोबार बिगड़ जाएंगे। लेकिन सिखों की इतनी ताकत है कि सच को सच कहेंगे, गुरु की वाणी बोलेंगे, गुरु ग्रंथ साहब पे चलेंगे, और मुसलमानों को इसके लिए तैयार करना है। मुसलमान हिम्मत ना हारे, इसलिए सिखों का साथ ज़रूरी है। वो 3% हैं, 20% हैं, लेकिन हम हिम्मत हारे हुए हैं, इसलिए एक डेकोड्रॉन लगाने की ज़रूरत है कि फिर से ताकत आए और हम एक मुस्तकिल तौर पे एक मुश्तरका प्रोग्राम पे काम कर पाएँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शरफुद्दीन अहमद सर। अभी एक जिक्र आया कि भाई मानवता धर्म जो है ना, वो सबसे बड़ा धर्म है, मानव धर्म। लेकिन फ़र्ज़ करो मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, 150 कंट्रीज़ में, मेरे ऊपर कोई दिक्कत आए तो मैं किस मानवतावादी धर्म को फ़ोन करूँगा? मानवतावादी धर्म का कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आदमी की मदद करता है? वो केवल एक वेग स्टेटमेंट्स हैं, केवल एक कहने की बातें हैं, जबकि मानवता धर्म दुनिया में मानवता का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, और जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा वो हर जगह पिटेगा। दूसरी बात कि हमें प्रायोरिटीज़ पर काम करना है, क्योंकि प्रायोरिटीज़ पर 20%, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि फ़ोन हम लोग अपना साइलेंट कर लेंगे, क्योंकि फ़ोन बीच बीच में हमें डिस्टर्ब करेगा। 20% प्रायोरिटीज़ पर किया हुआ काम 80% प्रायोरिटीज़ को कवर करता है। तो इस वजह से आज इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किन्हीं के पास है तो या तो सिखों के पास है या मुसलमानों के पास है। हमारे पास जो है गुरुद्वारों का इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी दुनिया में, मुसलमानों के पास मदरसों का है, मस्जिदों का है। तो कम से कम ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिनके पास है, जो लड़ाई लड़ सकते हैं, उनको प्रायोरिटी के आधार पर, क्योंकि 20% प्रायोरिटी पर किया हुआ काम 80% को कवर करता है, तो ये लाजिमी है, ज़रूरी है कि मुस्लिम और सिख एक हो जाएं। जब हम एक हो जाएंगे फिर लहर बनेगी, फिर सारे एक होते चले जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। मैं इनवाइट करता हूं सरदार परमपाल सिंह सबरा जी को, जो इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस के आइकन हैं। बहुत इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस आपने करवाई हैं, आपको पहले टाइम इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि आपको जाना है। और बहुत बहुत शुक्रिया जी, भाई परमपाल सिंह सबरा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। जो बातें हमने पिछली बार की थी मैं वो नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि सफरुद्दीन साहब ने जो बात कही मेरे को लगता नहीं है उसको डिस्कस किया जा सकता है, उसके आगे कुछ नहीं है अब कि उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं करनी। वो कंक्लूजन है, वो सेंस है इसका। पर मैं उसको बड़ा करने के लिए, उसको अपनी सहमति देने के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मिनॉरिटीज़ क्या होती हैं? क्या होती हैं जी? हम बार बार एक शब्द यूज़ कर रहे हैं कि हम जी मिनॉरिटी हैं।
तो मेरे को ये बताओ, अगर ऐसे ही है तो जंगल में अगर डेमोक्रेटिक ढंग से वोटिंग के जरिए राज दिया जाएगा तो शेर को तो कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी इतनी आबादी है ही नहीं। तो क्या गिनती तय करेगी कि जंगल का राजा कौन होगा? बाजुओं की और अपने दिमाग की ताकत तय करती है राजा कौन होगा, गिनती तय नहीं करती है कभी। पहले तो अपने आप को, अपनी ताकत को पहचानो, आप कौन है। ठीक है, इंडियन सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल के सिस्टम में हम लोग क्या हैं, एक मिनॉरिटी हैं, पर मैं, क्योंकि मेरे से बहुत बड़े सिख विद्वान बैठे हैं स्टेज पर, मेरे आइडियल बैठे हैं स्टेज पर, वो इनके सामने नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सिखों को भी कहता हूँ कि कभी अपने आप को मिनॉरिटी नहीं कहना, क्योंकि शेरों की कभी मेजॉरिटी होती ही नहीं है। हमारी दिमाग की जो गुरु गोबिंद सिंह ने हमें सिद्धांत दिया है, गुरु नानक साहब ने हमें सिद्धांत दिया, हमने जो पूरी दुनिया में रूल किया उसके अकॉर्डिंगली करना है। हमारे बाजुओं में ताकत है। जब हमने पहला खालसा राज महाराजा रणजीत सिंह तब बनाया था पंजाब में, तो हम तब भी मिनॉरिटी थे कागजों में। मेजॉरिटी जो थी वो तो मुसलमानों की थी। सो ये जो भावना है कि हम कम हैं, ये छोड़ दो, कोई कम नहीं है। हो सकता है कि मुसलमान इंडिया में कम हों, लेकिन पूरी दुनिया में तो कम नहीं है। सिर्फ करना क्या है, ब्रिजिंग करनी है, जोड़ना है, एक दूसरे के साथ जुड़ना है। सो सिखों ने छोड़ दिया है, हम कोई वो नहीं है, आप भी छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो। समस्याएं क्या हैं, जुड़ना क्यों है? हमारा जो आइडियोलॉजिकल रिश्ता है वो मैं पिछली बार बता चुका हूं, अब नहीं दोहराऊंगा। जब भी ये कांग्रेस, आम आदमी या बीजेपी किसी के साथ अलाइन करती है तो हिस्ट्री नहीं दिखाती है कि क्यों अलाइन कर रहे हैं। बोले सूट करता है तब कर रहे हैं, सरकार जो बनानी है। लेकिन सिखों और इस्लाम के रिश्तों पे एक लंबी हिस्ट्री है। आप हमारे लिए लड़े मरे, हम आपके लिए लड़े मरे, कोई दिक्कत नहीं। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो आइडियोलॉजी है उसमें इस्लाम के खिलाफ नहीं है। अगर कहीं लगा कि कोई किसी की बात भ्रम में है, धर्म के विरुद्ध है, तो गुरु साहिबान ने उस पर कटाक्ष किया, लेकिन किसी भी धर्म के खिलाफ उसमें कुछ नहीं है। अधर्म के खिलाफ है, जुल्म के खिलाफ है। एक बात और क्लियर कर दूं, मुगल और मुसलमान में क्या फर्क है? वही जो बादलों में और हमारे सिखों में फर्क है। बादल सिख हैं, हमारे लीडर हैं वो पॉलिटिकली, कितने अच्छे सिख हैं, उनके राज में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई। पंजाब के बड़े इमाम साहब जो शाही इमाम, उनके पास सुखबीर सिंह बादल गया, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं जी, बोला मेरे को सपोर्ट करो। बड़े इमाम साहब बोले, कहते सपोर्ट तो कर दें सुखबीर, लेकिन प्रॉब्लम यह है अगर तेरे राज्य में गुरु ग्रंथ साहब सुरक्षित नहीं है तो मेरे को यह बता दो कुरान को कैसे सुरक्षित रखोगे। वो लोग नैरेटिव बिल्ड करेंगे कि जो मुगल थे वो मुसलमान थे और जितना भी सिखों पे जुल्म हुआ है वो मुसलमानों ने किया। ये नैरेटिव को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नैरेटिव को तोड़ेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बात बता दूं क्लैरिटी करने के लिए, सिर्फ सिखों का मसला क्या है? सिखों का मसला कॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई भी मसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सीधी सी बात कह दूं, पंजाब का जो पानी है, पंजाब के दरियाओं का, वो राजस्थान को मुफ्त में दिया जा रहा है, सदियों से, काफी सालों से, दहाकों से मुफ्त में दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली हरियाणा से पानी खरीदती है। तो हम कहते हैं कि जिस रेट पे आप दिल्ली पानी खरीद रही है हरियाणा से, उससे 5 रुपए कम में हमें वो राजस्थान के पानी के पैसे दे दो। हमारे ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है,
4 ही हो गया होगा, ये जो नई सरकार का कच्चा चट्टा है इसके अकॉर्डिंगली तो 4 हो गया। क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जी बताओ? अगर सिख अपने पानी की रॉयल्टी मांगते हैं तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है ना? राजस्थान ने पैसे परमपाल सिंह को नहीं देने हैं या गुरप्रीत सिंह को नहीं देने हैं, पंजाब को ही देने हैं, ताकि हमारे पंजाब के ऊपर जो कर्जा है उसमें से 70,000 करोड़ तब पता किस बात का है कि जी देखो जी 84 के बाद इतना बड़ा प्रॉब्लम रहा, हमारी जो फौज है, जो हमारी पुलिस है, उसने काफ़ी पैसे लगा दिए, उसका कर्जा हमारे पंजाब पे चढ़ गया, लड़के भी हमारे मरे, 25,000 नौजवान मारा इस स्टेट ने हमारा, लड़के भी हमारे मरे, कर्जा भी हमारे ऊपर ही है। तो 3 लाख करोड़ बन गया वो जुड़ते 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 जुड़ते। हम कहते हैं क्या पंजाब ने जो 56% ग्रेन पैदा करके इस देश को दिया था वो 3 लाख करोड़ का भी नहीं था? अडानी का तो एक लाइन में ही 1 लाख करोड़ माफ कर देते हो। भाई पंजाब की भी कोई आइडेंटिटी है। सो बात सीधी सी है, सिख इस देश में अपना हक लेना चाहते हैं। जो गांधी जी, देश के जो गांधी जी हैं, राष्ट्रपिता, उन्होंने हमारे साथ कुछ प्रॉमिसेस किए थे आज़ादी से पहले। हम चाहते हैं कि वो प्रॉमिसेस पूरे किए जाएं। हमारी कोई भी मांग अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें जब वो खालिस्तानी अलगाववादी ब्ला 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 पोर्ट्रे करते हैं तो आपको क्लियर रहना पड़ेगा कि भाई हमारी मांग क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, और हम जेन्युइन प्रॉब्लम जो है, हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में है, हमारी जो पंजाबी बोली है वो खतरे में है, और हमारी जो आइडेंटिटी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जेडी हमारी आइडेंटिटी पे अटैक हो रहा है वो प्रॉब्लम है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। अब करना क्या है? आखिरी बात कह दूं, एक कौड़ी बात कहने जा रहा हूं, आई एम सो सॉरी, उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग लेता हूं। 1984 में जब, क्योंकि सिखों के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेंसी है स्टेट की वो 1947 से ही शुरू होगी। अगर आप 1984 को देखोगे आपको समझ नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप 1947 के संदर्भ में 1984 को देखोगे फिर आपको सिखों की समस्या और हमें पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ। अगर 84 में आपको लगेगा कि वहाँ पे सिखों ने अपने हक मांगे, संत जरनैल सिंह जी ने एक जंग लड़ी और इंडियन आर्मी टैंक और तोप लेके अमृतसर गई, वहाँ पे उनको शहीद किया और बात खत्म। हमने इंदिरा गांधी को मार दिया, उन्होंने हमारा जर्नैल मार दिया, बात खत्म हुई। ये ऐसे समझ नहीं पड़ेगा। हमने मांगा क्या? हमने मांगा जो गांधी जी ने हमारे साथ वादे किए थे, और खुद ही स्टेज पे हमारे पास इंग्लिश अखबार का वो बयान है गांधी जी का। गांधी ने स्टेज पे ये कहा था कि अगर सिखों ने कहा अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी आज़ाद भारत में तो क्या करेंगे, तो गांधी ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, गांधी ने कहा था कि अगर हम मुकरें, हम आपकी बात ना सुने, आपके अकॉर्डिंगली आपके हक ना मिले, तो आपके पास कृपान है, ले लेना आप। तो जब हमने कृपान वाली साइड पे गए, जिसकी बात अभी गुरप्रीत सिंह जी करके गए थे कि चूंकर जमील ते दरगुजस तलाल बुर्दन व शमशीर दस्त, जब हमने वो की तो हम आतंकवादी कहलाए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जिसकी थोड़ी सी बात इन्होंने कही कि हमारे पुरखों ने भी गलतियां की थी। जब अकाल तख्त के ऊपर टैंक और तोप से गोले बरस रहे थे तो हमें सोचना चाहिए था कि ये पड़ोसी के घर में लगी हुई आग बहुत जल्दी हमारे घर में आने वाली है, ये सोचना चाहिए था। लेकिन जब बाबरी मस्जिद पे हुआ हमें भी उतना ही दर्द हुआ। हमारी उसमें आस्था नहीं है तो आप करोड़ों लोगों की तो है, अगर हम इंसान हैं तो हमें भी उतना ही दर्द होना था। अगर दिल्ली में कत्लेआम हुआ सिखों का तो गुजरात में भी मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। अगर मैं सीधे से बात कहता हूं, अगर आप ये दो बातें, पता नहीं मैं कितनी एक्सप्लेन कर पाऊंगा या नहीं, आप समझ लें मेरे से, अगर ये दो इंसिडेंट, उधर अकाल तख्त और इधर बाबरी मस्जिद, उधर दिल्ली का कत्लेआम और उधर गुजरात का कत्लेआम, अगर ये दो बातें अभी ताजा ताजा मॉडर्न हिस्ट्री की आपको समझ में आ रही हैं तो आपको एक साथ इकट्ठे होना है। नहीं तो मैं पिछली बार भी कहा था कि आजकल एक नारा दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे, बटोगे तो कटोगे। वो हिंदुओं के लिए है कि तुम फ्रूट खरीदना है तो हिंदू से खरीदो, रूह अफ़ज़ा मत खरीदो। नरेटिव है, अभी बताया, नरेटिव जंग है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इकट्ठा रहेंगे
तो वो शेर वाली ताकत जो है ना वो हमारे बीच रहेगी। हम एक दूसरे के खिलाफ सदियों से लड़े हैं, हमें एक दूसरे की ताकत पता है। तो अब तीसरा वो जो मैंने बताया था कि तीजा रलिया ते झुग्गा गलिया, उसकी जो नरेटिव वॉर है हमें मिलके उसको जीतना है। अभी मैं मीर बाज साहब से बेनती कर रहा था कि कश्मीर में, कश्मीर ही नहीं पंजाब, इंडिया की हर स्टेट में हमें 5 मुसलमान और 5 सिख कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर चाहिए कि अगर किसी भी स्टेट में कोई दिक्कत आती है, सोशल मीडिया पे पता चलता है कि वहाँ पे ऐसे हुआ जिसमें सिख और मुस्लिम इन्वॉल्व हैं, हमारे पास 5 नंबर होने चाहिए कि हम जल्दी से उसको फ़ोन करके बोलें भाई अपना, इससे पहले कि गोदी मीडिया या कोई और दूसरा दिल्ली से नरेटिव बिल्ड करे कि फ़लाँ जगह पे सिखों की लड़की उठा ली मुसलमानों ने, उससे पहले हमें सच्चाई पता होनी चाहिए। ये हमारा मंतव्य होगा और हम इकट्ठा होंगे। मैं क्लियर कहता हूँ, सिक्खी अलाउ नहीं करती, इस्लाम अलाउ नहीं करता कि हम किसी धर्म के खिलाफ हों। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे जो नरेटिव बिल्ड करके दूसरी कौमों को कुचला जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, उनकी आइडेंटिटी ख़त्म की जा रही है, हम उनके खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं। हम किसी कौम, किसी धर्म, किसी मज़हब, किसी देश, किसी के खिलाफ नहीं है। हमारी जो इबादत है, हमारा जो तरीका है, हमारा जो आइडियोलॉजी है, वो तो मानवता की आइडियोलॉजी है, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं। सब्बे सांझी वाल सदाइंदी हमारी विचारधारा है। मानस की जात सब है एक है पहचान वो हमारी विचारधारा है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे की विचारधारा है। एक बार मैं और उस्मान भाई जो शाही इमाम है पंजाब के, हम इकट्ठा बैठे थे तो कीर्तन करने वाला बाबा फरीद जी का श्लोक गा रहा था। तो जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया तो मेरे को बोले इतना कुछ है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में इस्लाम के बारे में। भाई एक दूसरे को जानो, एक दूसरे की ताकत बनो, एक दूसरे की ताकत बनेंगे तो कोई तीसरा हमें उखाड़ नहीं सकता पूरी दुनिया में। क्योंकि अब कल इंडिया की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया को एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चला रहा है। ये प्रॉब्लम हमें अगर इंडिया में ताकत मिलेगी तो पूरी दुनिया में हम एक दूसरी कौम की कम्युनिटी के लिए जो है वो अपने हक की बात कर सकते हैं। भावना में कुछ ऐसा कह गया होऊंगा जो किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन मेरे को घुमा के बात करनी आती नहीं है। सो मैं तो थोड़ा सा सीधा सा हूँ कि अगर हमने बचना है, अपनी दोनों कम्युनिटीज़ का जो फ्यूचर है उसको बचाना है, तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। हर लेवल पे, घर घर में हमें पता होना चाहिए कि पंजाब के किस घर के पास में कितने मुसलमानों के घर हैं। नो डाउट हमारे पंजाब में अब थोड़ा डेमोग्राफिक प्रॉब्लम आ रही है, दूसरी स्टेटों से बंदे पंजाब में ज़्यादा हो रहे हैं और सिख ही वहाँ पे जो है वो कट गिनती हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले कहा हमने इसको मानते ही नहीं है कि सिख कभी जो है वो मिनॉरिटी होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम पंजाब में फेस करने वाले हैं हम जल्दी, क्योंकि नरेटिव होगा तो पंजाब में फेस करने वाले हैं। अगर हमारा ब्रिज होगा तो हम हर समस्या का हल निकालेंगे इंशाअल्लाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग स्टेज ते बैठे आगू साहबान और हाजरीन, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिस्मिल्लाह रहमान अर्रहीम। एक कहावत है पंजाबी में, और जो बहनें बैठी हैं वो ज़्यादा इसको समझेंगी। नेड़े आई जंज ते विन्नो कुड़ी दे कन्न। मतलब ये है कि घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं, निकाह करना है, बाकी सारा कुछ तो हो गया, लेकिन लड़की के कान जो छेदने थे उसका श्रृंगार करने के लिए वो तो हम भूल ही गए। ये अक्सर हम उस समय बोलते हैं जब
हम किसी भी काम की शुरुआत उस समय करते हैं जब बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। और मुझे लगभग 4 दहाके हो गए हैं इस बात को सुनते हुए, कहते हुए, अपनी कौम में भी और मुसलमानों को भी देखते हुए, कि हम वक्ती तौर पर बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। वी आर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स in difficult times and not in easy times, not in peace time. और इस वजह से हमारी बहुत सारी मुश्किलें जो हैं वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। हम भूल जाते हैं, मैं अपने कौम को भी उसी में रखता हूं, कि बाबा फरीद जी ने गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, जो पड़ोसी के हुआ सो अपने भी जान। ये होगा, ये दुनिया का दस्तूर है। ये जो भी आगू होगा, वो कोई भी हो, उसने आम तौर पर हक हकूक जो है वो छीनने हैं। और उसने, खास करके हमने अंग्रेजों के बाद देखा है कि डिवाइड एंड रूल की नीति पर चलना है। इस मुल्क में अभी भी, आज भी ये बहुत बखूबी हो रहा है। ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की जो जंग है, गुरप्रीत जी ने कहा कि जेपीसी में क्या हुआ हमें नहीं पता। मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं यहाँ पर एक वक्फ बिल की जो डिस्कशन थी उसमें मैंने हिस्सा लिया, कि 250 सजेशंस जो हैं वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने इन राइटिंग टू द जेपीसी दिए हैं कि दीज आर दी 250 ऑब्जेक्शंस टू द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। But none of them, not a single one of them, was accepted when the bill was drafted. But we did not know. The whole country as a whole was swayed away. देखो जी, इनके पास तो इतनी लाख करोड़ जमीनें हैं, 47 में इतनी थी, फलाने में इतनी थी, फिर इतनी हो गई, अब और ये इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। Illogical, untruthful, wrong data was fed, and the whole country was made a victim of disinformation and misinformation in exactly the same way कि जब राजीव गांधी ने चुनाव लड़ने थे तो उसने जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन किया, उसको फुल पेज एडवर्टीजमेंट्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया के फुल पेज में बेंगलोर में बैठे ये देखने को मिला, नाउ द टेररिस्ट विल बी एट योर डोर। और उसमें सिख की परछाई नजर आती थी, ताकि तुम पहचान सको कि सिख जो है वो तुम्हारे दरवाजे पर आतंकवाद और आतंकवाद को लेकर आएगा। और चुनाव जीत गए। आज के प्रधानमंत्री को लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मिले हैं। राजीव गांधी को सिखों को दुश्मन बनाकर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट मिले थे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इनफ इज इनफ। पहले उन्होंने आपके मुकद्दस मस्जिदों पर हमला किया, बाबरी मस्जिद पर भी हमला किया, और इंडिविजुअली स्पीकिंग मुझे थोड़ा सा इस बात का धारस है कि जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था तो उस वक्त जो मेरे लीडर थे सिमरनजीत सिंह मान, उनके साथ हमने 1 हफ्ता मेरठ की जेल में गुजारा, क्योंकि हम यहाँ से जत्था लेके गए थे जहाँ हमें मेरठ पर रोक दिया गया था।
हमने कोशिश की उस वक्त भी 4 तारीख को कि हम जाएंगे और यकीनी बनाएंगे कि बाबरी मस्जिद को ना तोड़ा जाए। नैरेटिव के हिसाब से तो बोलते ही रहे, लेकिन प्रैक्टिकली भी हमने किया। बट दैट वाज सप्रेस्ड अंडरस्टैंडेबली, which and we were also unable, मैं वो भी साथ में कहना, हम भी नहीं बता पाए, मुसलमानों को भी नहीं बता पाए कि हमने ये कोशिशें की थी। बहरहाल लिखते पढ़ते ज़रूर रहे। आनंद पटवर्धन की जो डॉक्यूमेंट्री है उसको भी देखते रहे, दिखाते रहे दुनिया को कि किस तरीके से, कैसे नैरेटिव ऑल ओवर द कंट्री बिल्ड किया गया, तो आज जो जब मस्जिद को गिराना पड़े तो वो आसान हो जाए। तो भाइयों, मेरे को जिससे जैसे, पर मैं ये भी कहने को तैयार हूं कि मैं और मेरी पार्टी और कुछ सिख जो इस बात को समझते थे, हम अपनी कौम को भी समझाने में उतने ज़्यादा कामयाब नहीं हुए कि हमें क्यों बाबरी मस्जिद के लिए खड़ा होना है। लेकिन आज वो वक्त आ गया है जब हमने आप सब से कुछ बातें कहनी है और कुछ सुननी है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो आप मते भी पास करो, लेकिन यकीनी बनाओ कि ये जो लहर है इसमें लगातारता ज़रूर रहे। कंटिन्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंटिन्यूटी से असर्शन होगी, कंटिन्यूटी से सरकार भी डरेगी और कंटिन्यूटी से आप में भी ताकत आएगी। गुस्सा न करना, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि आज इतना कुछ खोने के बाद, जैसे मैं कहा कि पहले मस्जिद को गिराया, फिर कहा कि हमको जी तुम्हारे लिबास से तकलीफ है, पता नहीं तुम टोपियां क्यों पहनते हैं और हिजाब क्यों पहनते हैं, धर्म पर हमला किया। अब तुम्हारी जमीनों पर हमला है, इसके बाद वो आपके घर में भी घुसेंगे। उसको रोकने के लिए मेरा ऐसे मानना है, सिखों को भी और मुसलमानों को भी डर के आलम से बाहर निकलना होगा। आज डर का आलम जो है बहुत छाया हुआ है, पता नहीं क्या हो जाएगा। हमें तो सिखाया जाता है पहला मरण कबूल कर, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। और ये भी एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि ये गुरु गोविंद सिंह जी ने हमको कृपान दी, और जैसे गुरप्रीत जी ने कहा, चूंका रज हमा हीलते दरगुजश्त हलालस्त बुर्दन बा शमशीर दस्त। हमको गुरु नानक ने सिखा दिया कि मेरा सिख अगर बनना है तो पहले मरण कबूल कर। पहले से पहले गुरु से ही चल रहा है ये। कोई the 10th guru did not do anything different from what the first guru did. We need to emphasize that and understand that Sikhs also need to do it, and friends of Sikhs also need to do it. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये भी कहूँगा, जब मैं मुसलमान भाइयों से बात कर रहा हूँ, कि जो परमपाल सिंह ने कहा, जो गुरप्रीत सिंह ने कहा, इनको इकट्ठे करके ये देखिए, हम अक़लियतें नहीं हैं। सिख, मुसलमान, बुद्धिस्ट, बहुजन समाज, दलित्स, अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे देन वी विल बी इन द मेजॉरिटी। We have to become, it's a process. It will not happen overnight. सदियों की जो है बीमारी है, सदियों की तकलीफें हैं, लेकिन एक शुरुआत करनी होगी। टारगेट ओरिएंटेड आज के समय में हमारे पास सब साधन है, सरकार के जितने नहीं है लेकिन साधन है। We can maintain
रेगुलर कांटेक्ट, फिजिकली नहीं मिल सकते तो हम जूम पर मिल सकते हैं, लेकिन हमें कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना होगा, एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कम्युनिटी लेवल टू अनदर कम्युनिटी, वो करना होगा। इस तरीके से करना होगा कि यदि वक्फ बिल पर दिल्ली में मोर्चा लगाने की जरूरत पड़े, पहल मुसलमानों को करनी होगी, लेकिन मैं ये यकीन से कहना चाहता हूं और मेरा मन कहता है कि हम करेंगे। अगर 1000 मुसलमान धरने पे बैठेगा तो 2000 सिख भी होने चाहिए वहां पर। मेरी ट्रेनिंग ऐसी है, मेरे को भाई कन्हैया जी की ट्रेनिंग दी गई है। मैं अफ्रीका में बैठे जब भूखे प्यासे लोगों की तस्वीरें देखता हूं, मैं शायद कुछ कर ना सकूं। हालांकि अभी तो हमारी कुछ जथेबंदियां, कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशंस वहां पहुंच भी गए हैं, लेकिन मुझे उस बच्चे की मैलनरिश्ड बॉडी को देखकर पानी देने की और लंगर देने की ख्वाहिश बहुत जागती है कि यार मेरे को पंख लग जाए और मैं वहां जाकर सेवा करके आ जाऊं। तो इसी तरह ये, एंड दिस इज जस्ट ऑन दी ह्यूमैनिटेरियन साइड। सिमिलरली मैं ये कहता हूं कि अगर अकाल तख्त खतरे में पड़े, जैसे हमारे कुछ साथियों ने कहा, तो मुसलमान भाई ये कहें कि भाई अभी आज हम ना 500 का जत्था अमृतसर जा रहा है, एंड दिस विल नॉट हैपन वेरी सून। ये रातों रात नहीं होगा। मिसट्रस्ट बहुत है, मिसट्रस्ट फैलाया भी गया है, लेकिन उस मिसट्रस्ट को हैंडल करना होगा। जहांगीर वेले मियां मीर है सी, औरंगजेब वेले बुद्धू शाह फकीर है सी। सिखों का संबोधन करते हुए कह रहा हूं मैं, ये भाई गजिंदर सिंह की कविता के हिस्सा है। जहांगीर वेले मियां मीर है सी। अगर उसने जुल्म किया तो एक और मुसलमान भी था जिसने गुरु साहब का साथ दिया और कहा कि नहीं मैं नहीं ये जुल्म करने दूंगा। औरंगजेब बोले बुद्धू शाह फकीर है सी, किंज भुल्ले हो एहसान मियां मीर दे, बुद्धू शाह दे पुत्रां दी शमशीर दे, ये राजे पहाड़ी गुलामी दे बुंदेल। वो राजे पहाड़ी जिनके साथ हमने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, ये राजे पहाड़ी गुलामी दे बुंदेल। गंगू ब्राह्मण नाल दसो साडा की मेल, हमारा क्या है इनके साथ? ये गांधी, ये नेहरू या नेहरू दी धी है, गंगू ही गंगू ने होर इत्थे की है। ते सिलसिला खत्म नहीं होता, हुण गंगू दे नवे वारसां दी वारी है। ये गंगू के वारस हैं, ये आपको और हमको डिवाइड करते रहेंगे। ये हमारी और आपकी जो तालमेल होगा, नैरेटिव होगा, साथ होगा, उसको हमने कैसे बचा के रखना है, ये एक वंगार है, ये एक चैलेंज है हमारे लिए। ये ड्राइंग रूम से निकलकर, सिंपोजियम्स और कन्वेंशन से निकलकर, ये साथ जो है वो गलियों में, कूचों में, मदरसों में, गुरुद्वारों में और सड़कों पर आना होगा, देखना होगा। नहीं तो आज अगर 47 की किसी परिवार से बात करो तो वो 47 की बात लेके बैठ जाएगा, मुसलमानों ने ऐसा किया। मुसलमानों से बात करो तो वो कहेंगे जी सिखों ने ऐसा किया था, पटियाला में जुल्म किया, ये किया, वो किया, वगैरह वगैरह। पर वो एक समा था, एक जनून था। हिस्ट्री डजंट मीन दैट वी हैव टू इम्बाइब ओनली दी wrong deeds that were done by either person or community. हमको तो ट्रेनिंग है सांझ केरी गुणा केरी। तुम्हारे में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है उसकी सांझ मैंने करनी है। गलतियां तो इंसानों से भी होती हैं, कौमों से भी होती हैं, पर गलतियां कम कैसे की जाएं, एक दूसरे से कैसे सीखा जाए, ये जो है उसका डायलॉग, इसको स्ट्रक्चर्ड करके,
एक सिस्टम बनाओ जिस तरीके से हाउ मेनी मुस्लिम्स, गुस्सा ना करना सर, सच बात कहने का समय है, हाउ मेनी मुस्लिम्स ऑफ इंडिया प्रोटेस्टेड द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु? One out of 200. अफजल गुरु कश्मीरी मुसलमान था, इसलिए हमको आवाज उठाने की क्या जरूरत है? ये हिंदुस्तान के मुसलमान ने सोचा, और कश्मीरी मुसलमान भी डरता है इस बात से कि मैंने मुसलमानों के जो पूरे हिंदुस्तान के जो मसाइल हैं उसमें ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी, मेरा कहीं जो मिशन है वो कमजोर ना पड़ जाए। सेम बात सिखों के साथ भी है। पंजाब का सिख और पंजाब से बाहर का सिख अलग सोचने लगा है। आज हमारे कौम में से कुछ जो कालियां भेडां कहते ने, ब्लैक शीप, जो बीजेपी में गए हैं, उनको एक टास्क दिया गया है, मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना, टास्क दिया गया हुआ है, स्पेसिफाइड टास्क है कि जहां जहां हिंदुस्तान में सिख थोड़ा सा सक्षम है, स्ट्रांग है, पॉलिटिकली स्ट्रांग हो सकता है, वो बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो। अब इस नजरिए से तुम जो अगर खबरों को देखोगे तो बीजेपी के आगू वहां जाकर उनके अंदर पंजाब के सिखों के लिए जहर भर रहे हैं। तुम अपनी बात करो, तुमको क्या लेना है पंजाब से? तो टाकरा कैसे है? मैं एक सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन का स्टूडेंट हूं, जिसने सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के गुरमत ट्रेनिंग कैंप में सिक्खी की जो बातें हैं उनको सीखी हैं। द सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ऑफ द सिख्स को सीखा है। तो मुझे क्या कहा गया था बंबई में? लुक टुवर्ड्स अमृतसर, ऑलवेज, कुछ हो जाए लुक टुवर्ड्स अमृतसर। हम भी कहते हैं, गुरप्रीत जी भी कहते हैं, कोई भी हमारा सिख नॉर्वे से आए, इंग्लैंड से आए, दुनिया के किसी कोने से आए, हम कहते हैं अगर उसको सिक्खी की चिनक दे के रखनी है, यू नो, द स्पार्क ऑफ सिखिज्म, देन एटलीस्ट वंस अ ईयर और वंस इन 2 years bring them to the Golden Temple, bring them to दरबार साहब अमृतसर। सो जैसे मुसलमान की ख्वाहिश है कि अपने जीवन में कम से कम एक बार तो हज करने जाएंगे ही ना। एंड वी हैव मेनी थिंग्स इन कॉमन। वी बिलीव इन वन गॉड, वी बिलीव इन अ फॉर्मलेस गॉड। there are so many commonalities between the two religions and the two social differences होते हैं, हर समाज में होते हैं, within the communities also there are hundreds of thousands of differences. We cannot sink all of them, but we can definitely build bridges. So साथियों, इससे ज़्यादा न कहते हुए इतना ज़रूर कहूँगा कि एक, हमें अपने काम में लगातारता लानी चाहिए, एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए, एक दूसरे के चैलेंजेस को समझना चाहिए, और अपने नौजवानों को, आप भी और हम भी, ये यकीनी बनाएं। महाराजा रणजीत सिंह के 40 साल के राज की जो सरकारी जुबान थी वो फारसी थी। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि सरदार कपूर सिंह जी जो नेशनल प्रोफेसर ऑफ सिखिज्म थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने, किसी बच्चे ने पूछा कि सरदार साहब तुसी नौजवानों ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ in terms of interfaith relationship? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, his reply was, you can know how the Hindu thinks about you by reading the Indian Express and Times of India.
But my father used to read Urdu, my mother used to read Urdu. I don't read Urdu today. I don't know how the Muslim thinks about me. I only know what Times of India says. I don't know what the Muslim world does. And how many Muslims know Punjabi? Except the Muslims in Malerkotla? Not many Muslims know Punjabi. So at least we can make a beginning. आप अपने जैसे 5-5 रिलीजियस या पॉलिटिकल लीडर्स आप डेवलप करना चाहते हैं, आप छोटे छोटे नौजवानों को कहो भाई तुम पंजाबी सीखो, हम अपने सिखों को कहें कि आप उर्दू और फ़ारसी सीखो, फिर हमको पता चलेगा कि हम अपनी अपनी दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है, उसकी भी जो तकलीफ़ें और मसाइल हैं उनको समझना भी ज़रूरी है। नहीं तो फिर हम यही सोचते ये सब कुछ ना जो सिर्फ हमारे साथ ही होता है, फिर हम बाबा फरीद जी को भूल जाते हैं, जो पड़ोसी के हुआ सो अपने भी जान, उसको हम भूल जाते हैं। वो न भूलें, इसलिए ज़रूरी है कि हम तालमेल जो है, कंटिन्यूटी जो है, उसको मेंटेन रखें। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आप ऐसी कोई जनतक लहर शुरू करोगे, जितना भी हो पाएगा, जितना भी अकाल पुरख वाहिगुरु ने हिम्मत दी है, मैं पूरा साथ आपके साथ निभाऊंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू सो मच सर। आपने लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी। माओ त्से तुंग एक बड़े लीडर हुए चाइना में, उन्होंने लड़ाई का एक तरीका बताया था कि देयर आर ए लॉट ऑफ कंट्राडिक्शंस इन चाइनीज सोसाइटी, बट व्हाट इज़ द प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन, कि चीन के समाज में विरोधाभास, द्वंद्व, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। और अगर हमें कोई भी लड़ाई शुरू करनी है तो उसमें हमें ये देखना होता है कि भाई सबसे बड़ी समस्याएं कौन सी हैं। अदरवाइज़ तो मेरे पास यहाँ तक भी फ़ोन आए कि भाई अब कैसी बातें करते हो, हमारी जो जाटों की औरतें हैं वो घरों में मीट नहीं बनाने देती, हमें बाहर मीट खाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा पैसा बाहर जा रहा है, और वो पैसा भी अगर हमारी औरतें घर में मीट हमें बनाने दें तो पैसा बच जाएगा, वो कौम के काम आएगा। ऐसी ऐसी भी समस्याएं बताई हमें। तो कहने का मतलब समस्याएं बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो आज भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें, चाइना के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो वहाँ प्रोलिटेरिएट और कैपिटलिस्ट की जो लड़ाई, सर्वहारा और पूंजीपति की लड़ाई, रंधावा साहब फोकस करेंगे। मुझे बार बार ना कहना पड़े किसी भी भाई को कि हम लोग फोकस करें, अपनी बात अभी यहाँ हम लोग करने से बचें, माफ़ करना जी। तो चाइना के सोसाइटी के अंदर सर्वहारा और पूंजीपति की लड़ाई थी, लेकिन भारतीय संदर्भ में जब हम लोग आते हैं तो भारतीय संदर्भ की जो सबसे बड़ी कंट्राडिक्शन है वो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणिज्म है, जो वो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। उसके लिए हमें छोटी लड़ाइयों को छोड़ देना पड़ेगा। फ़र्ज़ करो कोई कहे जी इतिहास में मुसलमान सिखों की आपस में लड़ाई रही, वो माइनर कंट्राडिक्शंस हैं। कोई कहे कि पंजाब के सिखों की और जो है हरियाणा के सिखों की या दिल्ली के सिखों के विचार अलग हैं, वो माइनर कंट्राडिक्शंस हैं। जो बड़ा प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन है वो ब्राह्मणिज्म है, उसके खिलाफ हम सबको मिलके लड़ना पड़ेगा, ये रिक्वेस्ट है। बीबी रंजीत कौर जी हमारे बीच में आई हैं जी, आपका हम वेलकम करते हैं कि आप आएँ और स्टेज के ऊपर आप जो है आएँ, क्योंकि आपका जो है लेक्चर हम सुनना चाहते हैं। बीबी रंजीत कौर जी नहीं आई हैं जी। दूसरा सरदार उपकार सिंह जी, आप फरीदाबाद से आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है स्टेज के ऊपर आएं। एडवोकेट नईम खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जलंधर से आए हैं, आप स्टेज के ऊपर आएं जी। थैंक यू। और आज से 6 साल पहले केंद्रीय सिंह सभा ने इस बात की माफ़ी मांगी थी कि भाई जो 1947 में सिखों से जो मुसलमानों को कत्लेआम में जो गलती हुई है उसकी हम लोग माफ़ी मांगते हैं। ये 6 साल पहले केंद्रीय सिंह सभा जी जो है उसने माफ़ी मांगी थी मुसलमानों से। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
भाई एडवोकेट नईम खान साहब से जो जालंधर से आए हैं कि वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे जी। पिछली बार भी आपको समय जो है नहीं मिल पाया था, तो आप आए अपनी बात रखें। थैंक यू सो मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार सारे गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। स्टेज ते तशरीफ फरमा सारे मुअज़्ज़िज़ हज़रात ਅਤੇ ਡਾਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਿਜ਼ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन पिछले 4 साल तो बेसिकली मैं जलंधर च रह रहा, तो ये जिहड़ी समस्या है जो वकील बने उस तो बाद थोड़ा थोड़ा समझ आनी शुरू हुई, फिर असी काम करना शुरू किया। तो निचोड़ भी यही है, कंकलूजन भी यही है कि इक्को एक समस्या का हल है कि साड़ी यूनिटी बननी चाहिए है। उहदे ते काम करना असी शुरू कर दिता। नंबर ऑफ सिख जथेबंदीज़ जिहड़ियां हैं वो उन्हां दे नाल रल के असी उत्थे पंजाब दे विच काम कर रहे हैं। दिल्ली दे विच शरफुद्दीन साहब ने इस मूवमेंट नूं शुरू किया, बुलाया, लास्ट टाइम भी असी आए सी। हुण फिर जिहड़ी सैकेंड कन्वेंशन जिहड़ी इन्होंने रखी है कॉन्फ्रेंस, मैं लास्ट टाइम क्योंकि समा घट सी एक गल कह पाया सी कि असी हुण, या मैं हिंदी में बोलूँ बाकी दूसरे भी हैं, नहीं मैं कहूँ सारे समझ नहीं पाए। अब हम सब लोग एक ओपन जेल के अंदर हैं। देखिए, कोई भी अरेस्ट होती है वो अक्यूज्ड जेल से बाहर आने के लिए जिद्दोजहद करता है, कानूनी लड़ाई लड़ता है। हम भी इसी तरीके से, बस वो एक 4 दीवारी के अंदर है और हम एक खुले आसमान के अंदर जेल के अंदर हैं। जेल वो होती है जब हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उस टाइम पे सस्पेंड कर दी जाते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19, क्या कोई सिख या कोई मुसलमान हाथ खड़ा करके आज के टाइम में ये कह सकता है कि हम आर्टिकल 19 का जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसे एंजॉय कर रहे हैं? मैं आपको एक मिसाल बता रहा हूँ, अपनी मेरी खुद का एक्सपीरियंस है। जलंधर के अंदर ऑपरेशन एपी किया गया। ऑपरेशन एपी ऑपरेशन अमृतपाल के नाम से था, वो ऑपरेशन एपी नाम दिया गया, सारे तुम जानते होंगे। उस टाइम पर जलंधर के अंदर 2 ऐसे पुलिस ऑफिसर लगाए गए जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, जो कह लो कि कहते हैं, उनके ये एक मिसाल दी जाती है कि ये टेररिस्ट को हैंडल करते हैं। और जो ऑपरेशन एपी किया गया, जो अमृतपाल अक्यूज जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जो डिब्रूगढ़ जेल के अंदर यूएपीए लगाकर उनको भेज दिया गया, उन पर जब यूएपीए लगाया गया, उन्होंने एक लहर, एक मुहिम पंजाब के अंदर छेड़ी थी कि मैं नशों के खिलाफ हूं और नौजवानों को सिक्खी की तरफ लगाना चाहता हूं। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। नशे के खिलाफ पंजाब में सब जानते हैं कि 6वां दरिया नशे का बह रहा है, नशा हमारी नौजवानी को खा रहा है। नशे को रोकना और सिक्खी की तरफ नौजवानों को लगाना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, एक इंसिडेंट हुआ थाने के अंदर, कुछ वायलेंस क्रिएट हो गई। जब भीड़ होती है तो वायलेंस हो जाती है। उस वायलेंस के तहत अगर आपको मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, जो सज़ा बनती है देनी चाहिए थी, कौन मना करता है? मगर सारा एक प्री प्लान्ड करके पूरे पंजाब को डिस्टर्ब करने के लिए, एक सिख फेस को टेररिस्ट फेस बनाने के लिए, जो 84 के अंदर एक माहौल बनाया गया था, दोबारा से पंजाब को डिस्टर्ब करने के लिए, और सिख कम्युनिटी के ऊपर एक दोबारा से टैग, जो लोग भूल चुके थे, नौजवान जनरेशन, उसको एक दोबारा से आतंकवाद या टेररिस्ट का रूप देने के लिए एक मूवमेंट प्री प्लान किया गया और उसको यूएपीए लगा के वहाँ पर डिब्रूगढ़ भेज दिया गया। वाहिद एक मैं शख्स था
अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर जिसने यूएपीए का विरोध किया, तो मुझे डिटेन करके सीपी ऑफिस की तरफ से थाने में लाया गया और मेरा मोबाइल एज एन एडवोकेट, देखिए अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो आम आदमी कहाँ पर है, क्या है उसकी। तो वो मेरा मोबाइल मेरे से छीन के उस पोस्ट को उसको डिलीट किया गया और ये कहा गया कि जब उनके लोग नहीं बोल रहे हैं तो आप क्यों बोल रहे हो। तो मुझे ये लगता है कि उनके लोग नहीं है, वो भी हमारे लोग और हम भी उनके लोग हैं। जहां जुल्म होगा हमें सबको मिलकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। मैं एक सुजेशन, मैं इतना बड़ा स्कॉलर तो नहीं हूँ, मैं अभी ज्ञानी जी बोल रहे थे बहुत बड़े स्कॉलर, मैं सुन रहा था, मुझे तकरीबन 22 मिनट 25 मिनट इन्होंने बोला है और 1 मिनट के लिए भी आप इधर उधर ध्यान नहीं गया, इतनी अच्छी बातें थी। मैं एक बात से थोड़ा सा, क्योंकि मैं यंग हूँ, समझता हूँ थोड़ा सा, मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूँ ग्राउंड जीरो पर, मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमान और सिख मार्शल कौमें हैं। हम लगातार पिछली कॉन्फ्रेंस में भी ये बात हुई और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह यही बात है, और हम मानते भी हम मार्शल कौम में हम लड़े हैं और राज के लिए लड़ना कोई बुरी बात तो नहीं है, सामने से लड़े हैं, कोई पीठ पे वार नहीं किया एक दूसरे के, बिल्कुल सच्ची हकीकत है। और आज भी अगर मैदान की लड़ाई होगी तो हमसे बड़ा मार्शल कोई भी नहीं है दुनिया में, आज भी हम लड़ेंगे। मगर नाउ द सिचुएशन इज चेंज, टोटली चेंज। वी आर लिव इन डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब हमें थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। अब इस समस्या का हल तलवार से नहीं निकल पाएगा। तलवार से निकालने की कोशिश करोगे वही डिब्रूगढ़ की जेल है, जो जहाँ पर काला पानी भेज देंगे और वहीं पर बैठकर एक होम मिनिस्टर जो एक गुंडा लैंग्वेज के अंदर हाउस के अंदर कहता है कि कुछ लोग आए थे वहाँ भिंडरा वाला बनने के लिए, हमने उनको पाठ पढ़ने के लिए डिब्रूगढ़ में बिठा दिया। ये गुंडाई लैंग्वेज देखिए। एक गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने के लिए आपने वहां बिठा दिया, मतलब उनका एक घमंड, एक ईगो है। इस ईगो को ब्रेक करना है हमने। ईगो कैसे ब्रेक की जा सकती है? ईगो डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहकर हमें डेमोक्रेसी का पार्ट बन के हमें उस पार्लियामेंट के अंदर अपने नुमाइंदे भेजकर तभी हम ब्रेक कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास FIR और मुकदमों के अलावा कुछ नहीं रहेगा। आज हमारे लोग डरते हैं, बोलने से डर रहे हैं, उनके अंदर दहशत का माहौल है। वो इसलिए है, उनको ये नहीं है कि वो मौत से नहीं डरते। जैसे ज्ञानी साहब ने कहा कि गुरु ने कहा है कि भाई शहादत के लिए तो हमें तैयार रहना ही है। इस्लाम के अंदर भी है कि आपकी मौत के बाद, ये जो फर्जी ज़िंदगी है हमारी, इस ज़िंदगी के बाद असल ज़िंदगी शुरू होती है, मौत के बाद। ये भी इस्लाम का प्रिंसिपल भी यही है, जो सेम सिक्खी का प्रिंसिपल है वो इस्लाम का प्रिंसिपल भी है कि हमारी ज़िंदगी भी मरने के बाद शुरू होगी। मगर हमें इन समस्याओं से निकलने के लिए, जहाँ पर हमारी टोपियाँ खींची जा रही हैं, हमारी दाढ़ियाँ नोची जा रही हैं, जहाँ हमारे कपड़े से पहचान की जा रही है, जहाँ पर हमारे छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका बायकॉट किया जा रहा है, जो हैंड टू माउथ है उनको बेरोज़गार किया जा रहा है, इन सारी समस्याओं का हल ये है, जब तक हम पॉलिटिकल पावर नहीं बन पाएंगे कोई, तब तक इस समस्या का हल निकलने वाला मैं समझता हूँ नहीं है। हम सब लोगों को मिलकर, जैसे अभी एक बहुत अच्छा फार्मूला इन्होंने दिया, जैसे हम मुस्लिम, सिख, दलित, बहुजन समाज एक बड़ी गिनती बन जाती है, और बड़ी गिनती ही डेमोक्रेसी के अंदर जो है मेजॉरिटी ही बनानी पड़ती है। तो हम अगर मेहनत करें और कम्युनिटी पर, लाइक माइंडेड पीपल्स के ऊपर, तो हम इस मुहिम में कामयाब हो सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने MP जो है, हमें अगर जैसे वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया है, या ट्रिपल तलाक का कानून था, या उससे पहले CAA लेकर आए थे, NRC की इन्होंने, इस तरीके के अगर काले कानूनों से बचना है तो हमें वहाँ पर पार्लियामेंट का हिस्सा बनना पड़ेगा। अदरवाइज़ ऐसे ही काले कानून ला कर हमारे ऊपर थोप दिए जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वक़्फ़ जो है, जितने भी इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं या सिख स्कॉलर बैठे हैं, वो इस बात से मेरी जो इत्तेफाक करेंगे कि जो वक़्फ़ है वो मुसलमानों की बुनियाद है। मुसलमानों की बुनियाद वक़्फ़ है। आप इस बात को समझ लें। वक़्फ़
जो नैरेटिव की जो चल रही है, पूरी पिक्चर चल रही है नैरेटिव की कि 9 लाख एकड़ ज़मीन है, तो 9 लाख एकड़ ज़मीन किसी के बाप की थोड़ी है, हमारे बाप की है। हमारे बाप की ज़मीन है, वो किसी के बाप ने नहीं हमें दी है। मगर नैरेटिव क्रिएट किया गया कि जैसे हमने किसी से छीन ली हो या हमने सरकार की ज़मीन गबन कर ली हो। आज पंजाब के अंदर ही बता रहा हूं मैं, पंजाब के अंदर 40% प्रॉपर्टी जो है इंक्रोचमेंट के अंडर है। सरकार ने उसको छुड़ाने के लिए क्या किया? कुछ किया नहीं किया। नैरेटिव बनाया गया कि वक्फ वेलफेयर के लिए बिल लेकर आए हैं। मैं एक ही एग्जांपल देता हूं, आप सब लोग समझ जाएंगे कितना वेलफेयर है। सेक्शन 52A वक्फ एक्ट का, वो उसमें उसके अंदर 2 साल की जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट थी, सख्त सज़ा थी और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। अरे इनकी मंशा देखिए, उसको बेलेबल ऑफेंस करके सिंपल इम्प्रिजनमेंट में अमेंड कर दिया उसको। तो ये वक्फ को बचाना चाहते हैं कि वक्फ को ख़त्म करना चाहते हैं? ये बेवकूफ़ समझते हैं। ये कहते हैं क्या सिर्फ हमें ही पता है, जो हमने कानून बना दिया वो ही वेलफेयर का कानून है, और जिनके लिए बनाया गया है वो कहते हैं हमारे लिए नहीं है वेलफेयर का भाई। और लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल ये है कि कोई भी कानून बनेगा, जिस सेक्टर के लिए बनेगा, जिन लोगों के लिए बनेगा, उनके द्वारा वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। हम चीख चीख कर सड़कों पर कह रहे हैं कि ये कानून हमारे लिए नहीं है, हमारे खिलाफ है, तो उसको वो नहीं लेना चाहते वापस। मैं जो लास्ट में टाइम हो गया है, मैं लास्ट में यही बात कहूँगा कि अगर हमें इन तमाम मुसीबतों से, इन तमाम परेशानियों से निकलना है, तो हमें एक ऐसा होमवर्क करना पड़ेगा, एक ऐसी प्लानिंग, एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने लोगों को पार्लियामेंट के अंदर भेजना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर यही एक इसका सलूशन है। थैंक यू। शरफुद्दीन अहमद साहब कुछ बात कहना चाह रहे हैं जी। कुछ थोड़ी सी क्लैरिटी इज़ नीडेड कि पहले तो ये कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी में बहुत बात हो रही है, तो आप सोचिए की कोशिश करें थोड़ा कि मुल्क में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो एक वक्त में मेजॉरिटी है लेकिन उसी वक्त थोड़ी दूसरे वक्त में वो माइनॉरिटी है। और जैसे ही माइनॉरिटी है उसके माइनॉरिटी राइट्स हैं, लिंग्विस्टिक भी और रिलीजियस भी। तो जो शख्स तेलंगाना में रहता है, तेलुगु है तो मेजॉरिटी है, दिल्ली आ जाता है माइनॉरिटी हो जाता है। ऐसे ही वो शख्स जो कश्मीर में रहता है तो कश्मीरी है, मुसलमान है तो मेजॉरिटी है, और फिर जब दूसरे पंजाब में आ जाता है माइनॉरिटी हो जाता है। सिखों का भी यही हाल है। तो एक वक्त में सारे के सारे इंडियंस माइनॉरिटी भी है, मेजॉरिटी भी है। और ये जो सेफगार्ड हम तलाश कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, इसमें जो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में। दूसरा ये कि हमें रिलेवेंट बातों पर ही रहना चाहिए, पॉजिटिव बातों पे। हम एक जद्दोजहद शुरू कर रहे हैं, उसमें पहले ही अहाता कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो अगर हम मार्शल कौम का जिक्र करते हैं, इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रहे हैं। हम कोई ताकत की बात नहीं कर रहे, झगड़े की बात नहीं कर रहे, कोई हम ये बात नहीं कर रहे कि हम आर्म्स लेके और हम कोई लड़ाई लड़ेंगे। हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की जब बात करते हैं तो फिर डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं, और फिर हम उन राइट्स की बात उन वैल्यूज़ की बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं। तो हमें भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ये मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के साथ शुरू हो रहा है, तो इन इश्यूज़ को हमें लाना भी नहीं चाहिए। और जब हम ये शुरू करते हैं कि मार्शल कौम, तो इसलिए करते हैं कि हमें इकट्ठा होना है, हमें मुश्तरका कोशिश करना है और मुत्तहिद होना है, मुनज़्ज़म होना है। इतनी सी बात है। ओके, शुक्रिया। थैंक यू सर। वो जिक्र इस वजह से भी बार बार आ जाता है क्योंकि वो हमारा नेचर भी नहीं है, तो हम ऑडियंस के माध्यम से खुद को समझाते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही चलना है, तो ये भी हमारे ब्लड में है। मैं आमंत्रित करता हूँ सरदार गुरविंदर पाल सिंह बरार साहब को। आप पंजाब में रजिस्ट्रार रहे हैं यूनिवर्सिटी में और काफ़ी अभी भी हैं सर। हाँ जी, थैंक यू सो मच जी। नमस्कार, मैं थोड़ी सी पंजाबी में बोलूँगा क्यों आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश एंड पंजाबी। जब सैफुद्दीन साहब ने अभी बोला माइनॉरिटी जो है, हर मोहल्ले में एक माइनॉरिटी है, हर गांव में एक माइनॉरिटी है। एक गांव में जाटों का गांव है, वहाँ तेली रहता है, जुलाहा रहता है, नाई रहता है, वो माइनॉरिटी है। सो अपनी माइनॉरिटी के राइट्स के लिए हमको अपने गांव में जो माइनॉरिटी है एक यूनिट बना लेना चाहिए। वी
ऑल एज माइनॉरिटी स्टैंड फॉर ईच अदर। हम अपना मेंबर पंचायत बना लें, अपनी मर्जी का बना लें। हमने जो मेंबर पंचायत अपना बनाना है वो अपनी मर्जी, माइनॉरिटी की मर्जी से बनाना है, एंड ही शुड बी नॉट बाय द फोर्स्ड बाय द मेजॉरिटी। दूसरी, जो पिछले बार मैंने मलेरकोटला के बारे में बात की थी, इस बार मैं निज़ाम हैदराबाद की बात करूंगा। निज़ाम हैदराबाद के टाइम में एक लैंड डिस्प्यूट हुआ था, ध्यान से सुनिए, सिखों और मुसलमानों का, वो कब्रिस्तान के संबंध में था। वो पढ़ने वाली बात है। निज़ाम ऑफ हैदराबाद को उस टाइम बहुत चिंता हुई भी इस मसले को कैसे हल किया जाए। तो उन्होंने एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कलकत्ता से क्रिश्चियन को लाया गया। उन्होंने 2 साल मेहनत की और वो मसला हल किया। जिन्होंने भी हैदराबाद के बारे में पढ़ा होगा, और आखिर वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद इतने वरिड थे कि उन्होंने वो क्रिश्चियन को एक ही बात बोली भी आपने इंसाफ करना है। और वो क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी था, और उसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट दे दी और उसने लिख दिया कि जब मैं ये मुल्क छोड़ के चला जाऊं तब इसको लागू करना। So that was the interdisciplinary faith that they gave it, and उसी के कारण आज नंदेड़ साहब में इतना तरक्की हो रही है, इतना कुछ हो रहा है। वो जो भी हम अपने निज़ाम पैदा कर रहे हैं, लीडर पैदा कर रहे हैं, दे शुड हैव बिग ब्रेन, बिग माइंड, बिग थॉट। जितना ज़्यादा वो सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे, तो माइनॉरिटी तो हर जगह ही, जैसे सैफुद्दीन साहब अभी बता के गए, भी शुरू हो जाती है एक मोहल्ले से, एक गांव से, एक शहर से, एक स्टेट में कोई मेजॉरिटी कोई माइनॉरिटी, हम बाहर चले जाते हैं तो फिर ये चल पड़ता है। सो एज अ माइनॉरिटीज़ यू हैव टू बी ओपन माइंडेड टू लर्न, टू स्टे टुगेदर एंड बी अलर्ट एंड फाइट फॉर योर राइट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम है उसमें हम लड़ना है, हमने इकट्ठे रहना है। सो दूसरी, माइनॉरिटीज़ को विद्या का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दे हैव टू कम्पीट विद मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी के साथ आज के ज़माने में आप एक ही चीज़ से कम्पीट कर सकते हैं, वो एजुकेशन है। जब एजुकेशन होगा आप उनके साथ कम्पीट करेंगे, एंड यू विल बी एबल टू से, आप जो बोलना चाहेंगे, जो बात उनको कहना चाहेंगे, वो कह सकेंगे। सो इतना ही मैं आप सब से कहते हुए खिमा का जाचक हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा नदीम अनवर साहब जो मलेरकोटला से आए हैं कि वो आएँ, और स्टेज पर जो हमारे भाई नईम साहब बोल चुके हैं वो आपकी जगह तशरीफ़ रख लेंगे और आप स्टेज पर आ पाएंगे। सर, आप नवाब शेर मोहम्मद खान साहब की फैमिली से हैं, मलेरकोटला में जिन्होंने सिखों का साथ दिया उस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। आपका इस्तकबाल है जी। मैं आमंत्रित करता हूं सरदार उपकार सिंह जी जो फरीदाबाद से आए हैं, आप आएँ और इस सब्जेक्ट पर अपनी बात रखें। थैंक यू सो मच जी। इसके अलावा इरशाद प्रधान नू से हमारे बीच में आ चुके हैं, और राव मुशर्रफ जो किसान यूनियन चलाते हैं रुड़की से हमारे बीच में आए हैं। आपका स्वागत है जी। थैंक यू। मैं धन्यवाद करता हूँ मनोज सिंह जी का। मैं मेंटली प्रिपेयर होके तो नहीं आया था कि मुझे कुछ बोलना है, सुनने के लिए आया था। लेकिन माइनॉरिटी की जो बात चल रही है ना, और हमें इकट्ठा होना है,
तो जो मेरे भाई ने बात करी थी ना ब्राह्मणवाद की, उसको सॉफ्ट तरीके से हम मनुवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मणवाद कहते हैं थोड़ा सा चुपता है। क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ कि जो हमारे अंदर कमजोरी आ चुकी है माइनॉरिटी के अंदर, वो कहीं ना कहीं सिखों के अंदर भी और मुसलमान भाइयों के अंदर भी ब्राह्मणवाद अपनी जड़ें बहुत तेजी से बढ़ा चुका है। उसके ऊपर भी सोचने का विषय है हमारा, क्योंकि जब हम कहते हैं ना हम बहुत बलवान हैं, तो वो एक विचारधारा के कारण हम बलवान होते हैं। पॉजिटिविटी जो आती है वो विचारधारा से आती है, और जब विचारधारा पोल्यूटेड होने लग जाती है, कमज़ोर पड़ने लग जाती है, तो जो हमारी ताकत है वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो मैं ज़्यादा टच नहीं करूँगा उसका, इशारा मात्र मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि मैं सिख भाइयों में भी देखता हूँ और मुसलमान भाइयों में भी देखता हूँ, वो अपने मूल जो धर्म की भावनाएं हैं उनको छोड़ के कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, उसी वजह से कमज़ोर हो चुके हैं, और उसी वजह से वो दूसरी तरफ मजबूती से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। और वो ये भी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि आप में और हमारे में फ़र्क क्या है, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। वही मूर्ति पूजा हमने भी शुरू कर दी है, आज का विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि लिंक कर रहा है तो हमें उसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जो नौजवान भाई हैं वो मुझे गिनती में थोड़े कम नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और ज़्यादा होते तो और ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि जो ज़रूरत है वो यूथ को आगे लाने की ज़रूरत है। जैसे मेरे भाई मनोज सिंह जी बैठे हैं, ऐसा यूथ जब हमारे बीच में बैठेगा ना और कुछ बुजुर्ग बैठेंगे तो वो मूवमेंट जो है ना और तेज़ी से चलती हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं वो एक लिमिट है उनकी उस मूवमेंट को बढ़ाने में। तो यूथ को हम ज़्यादा इनवाइट करें, और जुल्म तो हमारे ऊपर हो ही रहा है, और जब हम मनुवाद के तरीके से अपना दायरा बढ़ाएंगे ना तो मुझे पूरा यकीन है हम मेजॉरिटी में आ जाएंगे, माइनॉरिटी से भी मेजॉरिटी की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि जो गरीब तबका है वो दुखी बैठा है, बहुत दुखी बैठा है, और वो आना भी चाहता है। बहुजन समाज जिसको कह देते हैं, वो आने के लिए तैयार बैठा है, हमसे प्यार करता है। कहीं ना कहीं हमने दूरी बढ़ा रखी है, अगर उसको हम अपनी तरफ, और वो दुखी है ब्राह्मणवाद से, मनुवाद से, और शायद हम जो चीज़ें ओपनली नहीं बोल सकते हैं वो बोलते हैं, और संवैधानिक दायरे में बोलते हैं, क्योंकि संविधान को छोड़ के हमने बात ही नहीं करनी। तो हमें उधर भी सोचने का ज़रूरत है, और शायद मेरा टाइम हो चुका है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने का जो आपका प्रयास है, परमात्मा अल्लाह से यकीन है मुझे कि वो सच्चे आदमियों की जब गैदरिंग होती है तो उसमें वादा करने के लिए आप सबको हमको ताकत देगा और हम सफल होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सरदार उपकार सिंह जी ने बहुत थोड़े शब्दों में अपना संबोधन रखा और बहुत कीमती बातें कही। अच्छा, इसकी वजह यह है कि आज हमने केवल ये थोड़े ही लोगों को बुलाया था, क्योंकि लास्ट टाइम जो प्रोग्राम हुआ था उसमें संख्या ज़्यादा थी। आज तो जो सर ने बात करी प्रोफेसर साहब ने कि हम ये कंटिन्यूटी में रखें और एक इंफ्रा हम लोग बनाएं, काउंसिल बनाएं, उस वास्ते आज थोड़े ही लोगों को जानबूझ के इनवाइट किया गया था। तो इस वजह से जो आपको महसूस हुई बात। और दूसरी बात यह है कि हम हमेशा है ना, सारा चढ़ती कला की बातें करने वाली हमारी कौम है,
जो आपने देखा होगा, कभी भी ब्राह्मण अपनी स्टेजेस पे ये नहीं कहता कि हम बटे हुए हैं, लेकिन हम लोग कहेंगे जी हम तो बटे हुए हैं। अब वैसे ही कमजोरी हमारी नज़र आती है उस चीज़ में। तो हम लोगों को स्टेज के ऊपर कभी भी, आगे के लिए भी ये सारे यूथ को मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम स्टेज पर हम लोग ये ना कहें हम बटे हुए हैं जी, हम कमज़ोर हैं, हम सबको एक होना पड़ेगा, ये नहीं। चढ़ती कला वाली बातें हमें हमेशा स्टेज से कहनी है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मीर वाइज फेरी हसन फिरदौसी साहब, आप कश्मीर से आप आए हैं, और जैसे हमारे सिखों में एक सीट होती है जत्थेदार साहब की और सीट हमारे में होती है, ऐसे ही मीर वाइज कश्मीर में एक बहुत बड़ी सीट है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप दूसरी बार बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए भी जो है यहाँ पहुँचे हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आएँ और स्टेज पे आप तशरीफ़ रखें जी। मीर वाइस साहब, थैंक यू। मैं आमंत्रित करता हूँ नदीम अनवर साहब से, जो मलेरकोटला से हमारे बीच में आए हैं, कि आप आएँ और अपनी बात रखें। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। CM/CRM की कोशिशों की वजह से जो आज अक़लियतों को और ख़ासकर मुसलमानों और सिखों को जो इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया गया है, वो उससे जो एक मैसेज पूरे देश में जा रहा है आपसी भाईचारे का, एकता का, और जो हमारा साझा इतिहास है, विरसा है, और जो जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो खड़े होने की जो प्रिंसिपल्स हैं बेसिक इन दोनों कौमों के, और बुनियादी जो उसूल हैं, और तौहीद का कॉन्सेप्ट है, एक अल्लाह वाहिगुरु में जो विश्वास है, अकीदा है इन दोनों मज़हबों का, और इंसानियत की खिदमत, गरीबों की मदद, बेसहारों को सहारा देना, सेवा का जो जज्बा है इन दोनों में, दान करना, ज़कात देना, आपसी भाईचारा और अहले वतन से प्यार और मोहब्बत और अपने वतन से वफ़ादारी, ये इन दोनों कौमों को जो बेसिक बुनियादी असूल हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं अपनी मजहबी किताबों में, ये दोनों कौमें उसको फिर अमल भी करती हैं, अमल करके इन्होंने दिखाया है। और परवरदिगार अल्लाह ताला की जो हुक्म है उसकी रज़ामंदी के लिए जो ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो ही एक बात है जो इनको आपस में जोड़ रही है। और मैं कहना चाहूँ कि लंगर का जो कॉन्सेप्ट है सिखों में, गुरुद्वारों में जो खाना खिलाया जाता है वो सबके लिए है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी धर्म का है, किसी वर्ग का है, सबके लिए है। जो दरवाज़े गुरुद्वारे के हैं सबके लिए खुले हैं। उसी तरह से इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है, ये कहा गया है कि हदीस में है कि वो शख्स मोमिन या उसका ईमान पूरा नहीं हो सकता जो खुद पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी जो भूखा सो जाए। और ये जो कौमें हैं सबका भला चाहती हैं, और इनके ग्रंथों में तो ये लिखा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के एक सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये जो जिनके ग्रंथों में और जिनकी आइडल, जिनके पॉलिसीज़, ये बेसिक प्रिंसिपल्स ये हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत अल्लाह ताला करते हैं। और ये जो आर्जी नुकसान आपका है, इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी। और जो आज ज़रूरत है कि ये दोनों कौमें मिलकर चलें। जो माहौल आज पूरे देश में बना हुआ है, ख़ासकर मिनॉरिटीज़ और एक धर्म विशेष उसके मानने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो समाज में नफ़रतें पैदा की जा रही हैं, और सिर्फ अपनी सियासी मुफाद के लिए लोग और हुकूमत में रहने के लिए उसकी लालच में ये समाज में जो ये दीवारें जो खड़ी कर रहे हैं, हम सबके दरमियान हमें ज़रूरत है सब मिलकर चलें। और जो ये नफ़रती गैंग जो ये फैला रहा है, ये इतिहास को गलत इतिहास बता रहा है कि मुसलमानों और सिखों की जो जंगें आपस में रही हैं, मैं कहना चाहूँगा असलियत में जो सिखिज़्म और इस्लाम की लड़ाई नहीं थी, वो सियासी या
मुग़लों ने जो लड़ाइयाँ की है सिखों के साथ, ज़्यादातर सियासी लड़ाइयाँ थी और ज़मीनों के लिए, हुकूमत के लिए थी। जो इस्लाम असल इतिहास जो है वही कहता है कि मियाँ मीर ने जो उन्होंने नींव रखाएगी उनकी दरबार साहब की, एक मुसलमान सूफ़ी पीर थे। नवाब शेर मोहम्मद खान ने जो हाँ का नारा लगाया, गुरु साहब के जो साहिबजादे थे, उन्होंने कहा था कि इस्लाम जो है नाइंसाफ़ी जुल्म के ख़िलाफ़ है। उस वक्त के बादशाह को ये कहा था, और ये कहा था कि जो ख़ासकर जो बुज़ुर्ग औरतें बच्चे हैं उन पर रहम करना चाहिए। और भी ऐसी बहुत समानताएं हैं, बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं इन मज़हबों में। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आज हमें गौर करना चाहिए, जो हमारा मूवमेंट है इसको हम पूरे देश तक जो पहुँचाएँ। इसके जो बेसिक जो हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, यूथ को साथ लेकर चलें, क्योंकि यूथ जो उसको लीडरशिप जो रोल है उसमें आगे करें। और नवाब शेर मोहम्मद खान के मैं नाम से कहना चाहूँगा कि एक अवार्ड हम शुरू करें, ख़ासकर जो हमारा ये मिशन है, जो ख़ास शख्सियतें इसके साथ जुड़ी हुई हैं उनको अवार्ड दिया जाए। और मलेरकोटला आपने शुक्रगुजार हैं, आपने जो मॉडल रखा मालेरकोटला का, पूरी दुनिया में जो एक मैसेज आप देना चाह रहे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी हमेशा कोशिश करती रही है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ मुकर्रम सैफी साहब बैठे हैं, साबिर साहब बैठे हैं, साजिद साग साहब बैठे हैं, हम सब आए हैं। हमारी हमेशा कोशिशें रहती हैं सब समाज को जोड़ें, एक करके चलें। और जो हमारा विरसा है मालेरकोटला का, नवाब शेर मोहम्मद खान ने जिसकी नींव रखी थी, फाउंडेशन रखी थी, इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही है कि वो जो मॉडल है उसको आगे लेकर चलें पूरे देश तक। आपका बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने जो स्टार्टिंग आपका जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मलेरकोटला के पर आपने रखा है, और आप तशरीफ़ लाएं मलेरकोटला में, ऑर्गेनाइज़ करें बहुत बड़ा फंक्शन, हम इंशाल्लाह आपको होस्ट करेंगे। और जो हमारी ये ताकत है मिलकर सिख भाइयों के साथ, हमेशा इंशाल्लाह इनके ये माइनॉरिटीज़ हैं, हमने मिलकर चलना है। और जो आजकल करंट अफेयर्स के मैं कहना चाहूँगा कि मसलों पे हम आज रेजोल्यूशन पास करें। जो वक्फ एक्ट जो बना है, जी इंग्लिश में, जी जी, उसके ख़िलाफ़ जो उसके विरोध में हम आज मता पास करें। रेजोल्यूशन मैं पढ़ना चाहूँगा जो मुझे दिया गया है, जो CM/CRM की तरफ से। CM/CRM strongly declares that Malaykola has established itself as lone voice of fraternity and harmony since the tumultuous episode of Indian history, as well as after the independence of the country. We hence jointly feel proud of this legacy of the fraternity and communal harmony, and also pledge to continue the struggle for establishing and strengthening a just and fair system in all the respects in the country. The shining idols of Malerkotla aspire confidence into us. The subtle imprints gave us a clear direction to keep abreast and to echo a loud and lasting voice of the discretion across the country with the ethos of equality and justice in the secular and democratic India. इस ये कह के मैं आपसे यही मेरी ये अपील है कि आप इस जो मिशन आपका एक नेक मिशन है, इंशाअल्लाह इसको आप लेके चलेंगे। अभी शुरुआत हुई है और आपका बहुत नेक जो इरादा आपका आपने मन बना लिया है, इंशाअल्लाह हम आपका पूरी तरह से मालेरकोटला के पंजाब के जो लोग हैं आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह। इतने कह के शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी जो रिजोल्यूशंस हैं जो यहाँ पास होंगे उस बारे में आपने रिजोल्यूशन पढ़ा साहिबजादा नदीम अनवर साहब ने। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ अजीज़ुर रहमान साहब, इंडियन, आप फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, मुंबई में आप रहते हैं, कि आप आएँ और रिजोल्यूशन पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। The CM/CRM
resolution is the CM-CRM unanimously takes strong note that the social and political scenario in the country, the writing on wall is conspicuously clear that the heat unbearable and we are desperately called either to joint face the situations to save the country or to unceremoniously surrender and to die as cowards before the growing out of ideology of hatred, violence and opportunistic politics in the country. An alignment of the indefinable suffers as well as dependent partners must be explored that may fight out of restore and strengthen in the scheme of constitution as investigate time of framing of the Constitution of India, wisely safeguarding the rights of minorities and the people of the weaker sections, interesting the adequate provisions in the law of the land. Okay, thank you. थैंक यू सो मच जी। मैं आमंत्रित करता हूं एडवोकेट M.A. शकील साहब जो हैदराबाद से आए हैं, आप आएँ और रेजोल्यूशन को पढ़ेंगे जी। आपके बाद एडवोकेट हैदर अली साहब रांची से, वो रेजोल्यूशन पढ़ेंगे। Assalamu alaikum, Sat Sri Akal. That the CM-CRM watched that under the fake and artificial majoritarianism, the right of the equality, peace and justice guaranteed by the Constitution to every citizen are openly denied and challenged with impunity under the premeditated plan, firstly targeting the Muslims and Sikhs and thereafter all the minorities and weaker sections of the country. The constitutional rights granted to the minorities, now shamelessly considered a fork into flesh, are openly disrespected through the institutional apathy and discrimination or under the patronizations of the government under the majoritarian influence. The Sikhs and the Muslims, due to their distinct identities, culture, ethos and religious values, have fallen the first target to the character assassination and denial of justice to the moves by the politically motivated, communally instigated and hatefully indoctrinated militants and perpetrators under the political protection. The Muslims and the Sikhs have equally been suffering with the discriminatory mischief. So unitedly we owe a duty to be the vanguards in the democratic struggle for not only protecting the fundamental rights to all, but also for facilitating to enforce the constitutional rights of the minorities in the country and all the Indian citizens at large. Thank you so much. एडवोकेट हैदर अली साहब जो रांची से आए हैं, आप रेजोल्यूशन पढ़ेंगे जी। और आपके बाद एडवोकेट शबाना इदरीशी तैयार रहें जी। May Almighty's be peace upon all of you. CM-CRM feels concerned to the political designs to reduce two mighty religious groups with proud history, the Muslim and the Sikhs, to the status of second-class citizens, de jure as well as de facto. This House strongly demands that discrimination against all the minorities be identified and removed, and enforcement of all the fundamental rights guaranteed in the Constitution of India be strictly enforced. Thank you. एडवोकेट शबाना इदरीशी। Assalamu alaikum everyone and Sat Sri Akal. The CM-CRM feels matter of utmost concern on the attacks and demolition of masjids and various places and the enforced covering of masjids on occasion of festivals under fresh moves to appear the Hindutva militants as instant measures with the lame excuses for maintain law and order situations. Okay, thank you. Resolution CM-CRM takes strong offense to misuse the judiciary to pave way to the caste and communal disturbances or endangering harmony and peace with growing tendencies to target masjids under excuse
of the survey on the applications moved by an organized gang led by Hari Shankar and Vishnu Jain at various places on the basis of an order of Supreme Court opening Pandora's box, CMCRM strongly demands that corrective and curative measures may suo motu be taken to restore the provisions of the Places of Worship Act 1991 to stop the communal divide. After orders passed by lower judiciary, this House unequivocally demands to enforce the provisions of Places of Worship Act 1991 in letter and spirit. Thank you. मैं आमंत्रित करता हूं एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब कि वो आएँ और रेजोल्यूशन पढ़ेंगे जी. थैंक यू सो मच. Assalamu alaikum, Mr. Shakal. It is unanimously resolved that the Muslim community of India is grateful to the Sikh brethren of Punjab for keeping the most peaceful and harmonious state for the Muslims and other communities. In the contemporary period of communal frenzy, when religious places of Muslims and other minorities are being targeted in the other states, Punjab shines exceptionally, not only to have graciously restored masjids to the Muslim community abandoned after the partition of Punjab, but also provided the land at a number of places for the construction of new masjids at a number of places in the state of Punjab. CRM feels satisfaction that the track record in general also also related to the peace, fraternity and communal harmony in Punjab is highly appreciable due to the overwhelming role of Sikh community in the state. Thank you. एडवोकेट आदिल शरफुद्दीन साहब आएँ और रेजोल्यूशन पढ़ें. आपके बाद एडवोकेट ख्वाजा जावेद यूसुफ जो कोलकाता से आए हैं वो अपना रेजोल्यूशन पढ़ेंगे जी. The eighth resolution is CMCRM strongly demands outright repeal of Unified Management Empowerment, Efficiency and Development Act 25, mainly on account of provisions relating to the formation of the board by the nomination replacing the election, deleting the Waqf by user, discriminatory provision of the limitation, prohibition on endowment, Hindu inclusion and opening the venue for the encroachers on the Waqf property, and also empowering judiciary by the executive. The whole legislation apparently appears to be politically motivated. Thank you. एडवोकेट ख्वाजा जावेद यूसुफ साहब और आपके बाद इस्ती शमुल इस्लाम चौधरी साहब जो कानपुर से आए हैं वो पढ़ेंगे जी. Adabars. The CMCRM is highly grateful to all the 13 members of the Lok Sabha from Punjab, bravely and steadfastly raising to oppose the draconian Waqf Amendment Bill, irrespective of political affiliations, and further vehemently condemns the stand of the other members of Parliament. Having been elected with overwhelming secular support on casting votes in favor of the bill, absurdly abandoning prior assurances and backstabbing the fair cause of Waqf. शमुल इस्लाम चौधरी साहब कानपुर से. अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल. The CMCRM strongly condemned the resolution and possession of Mahal of Maharaja Sher Singh to Sikh community and also support the Buddhist movement seeking the restoration of total control on Buddhists. The CMCRM readily extends its support to every section of minorities and weaker sections for the cause of equality and justice. Thank you.
थैंक यू सो मच जी। सीनियर एडवोकेट एसएम अशरफ साहब आए और रेजोल्यूशन पढ़ें। उनके बाद मौलाना अब्दुल, आप पटना साहिब से आए हैं जी। उसके बाद मौलाना अब्दुल राशिद काशमी साहब जो बागपत से आए हैं वो रेजोल्यूशन पढ़ेंगे। I am reading resolution number 11. The CMCRM highly deplores the impunity granted to those practicing and promoting India as theoretic state, that is to say Hindu Rashtra, individually as well as by holding congregations, that is to say Dharam Sansad etc., raising slogans or creating anarchy on roads or on front of masjids, putting saffron flags or forcibly entertaining and causing sacrileges or dismantling masjids and unleashing the reign of terror, even in presence of the police, without any concrete or legal action against the criminals at all. Thank you. थैंक यू सो मच सर। मौलाना अब्दुल राशिद काशमी साहब जो बागपत से हैं, आपके बाद मोहम्मद साजिद साहब रेजोल्यूशन पढ़ेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। रेजोल्यूशन नंबर 12। CMCRM मुतालबा करता है कि अक़लियतों को सरकारी मुलाजमतों, तिजारत, मईशत और हुकूमती ठेकेदारों को मसावी मौक़े दिए जाएँ। और मैं चूँकि यहाँ ज़िम्मेदार भी हूँ, मैं एक बार फिर तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ और बहुत सारे लोग बेचारे जो लेट आए हैं दिल्ली से, खालिद सलीम साहब वगैरह, मैं इन सब का दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। मोहम्मद साजिद साहब। Assalamu alaikum, Sat Sri Akal. I am here to present resolution number 13. The CMCRM earnestly appeal to the courts of different jurisdiction to discourage from admitting the fresh case pertaining to the Places of Worship Act 1991 and the matters already admitted be rejected from want of jurisdiction. Thank you. एडवोकेट मोताहर हुसैन, आप मुर्शिदाबाद से आए हैं, आप आएँ और अपना रिजोल्यूशन पढ़ें जी। आपके बाद एडवोकेट जूनो रहमान जो इम्फाल मणिपुर से आए हैं वो रिजोल्यूशन पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। May I seek approval of this August House to read out the resolution that has been handed over to me. Resolution number 14. The CMCRM strongly condemns the conspiracy hatched by RSS/BJP for causing communal disturbances in several locations in West Bengal before and after passing of the Waqf Amendment Act 2025, wherein miscreants and rioters imported from out of the state and deployed stealthily to disturb peace and harmony of the state that will hold Vidhan Sabha elections within 1 year only. Thank you so much. एडवोकेट जूनो रहमान जी इम्फाल मणिपुर से आए हैं, आप पढ़ेंगे। और आपके बाद सरदार हर्षदीप सिंह तेजा जो दिल्ली से हैं वो अपना रिजोल्यूशन पढ़ेंगे। Assalamu alaikum, Sat Sri Akal. The 15th resolution is the CMCRM strongly appeals that the money from public exchequer should not be used on acts of religiosity of any faith. The state must demonstratively maintain equidistance from every religion practiced in India. Thank you. थैंक यू सो मच जी। सरदार हर्षदीप सिंह तेजा अपना रिजोल्यूशन पढ़ेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। So, the CMCRM strongly demand that the Sikh community should strictly be acknowledged in all the respects and fully respected as at par with other religion
Sikh community duly be acknowledged as a completely and independent religion, not as a cult. Thank you. थैंक यू सो मच जी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरदार गुरुबचन सिंह जी आप आएँ और स्टेज के ऊपर आप प्लीज़ बैठेंगे जी। आप आएँ जी, स्टेज के ऊपर आप बैठिए प्लीज़। हाँ जी प्लीज़ सर। ये जो रेजोल्यूशंस प्रपोज हुए हैं इसके बारे में मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक ये है कि ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है उसके बाद हमारी ये मीटिंग हो रही है, तो इसलिए आई थिंक इफ़ यू कैन ऐड दैट दिस हाउस स्ट्रांगली rejects all the proposals made in the Waqf Amendment Act 2025 should be included as one of the resolutions in this. Yeah, but it's not there here. So yeah, I mean where you are, जो उम्मीद का जो reference है, that is the Unified Management, Empowerment, Efficiency and Development Act. आम तौर पर जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है दैट इज अबाउट द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। यू नो इवन आई डिड नॉट नो। या प्लीज या सो थैंक यू वेरी मच। और दूसरी और एक गुजारिश है ना, वो ये कि हम लोग कोशिश करते हैं पंजाब में कि जब भी कोई रेजोल्यूशंस चाहे मीडिया को दें चाहे आपस में हम करें तो वी फॉलो द बाइलिंगुअल मॉडल दैट इट शुड बी इन पंजाबी एंड इन इंग्लिश। तो अगर हमने अपनी यूनिटी जारी रखनी है और लगातारता लानी है जो मैंने प्रपोज़ की है, तो आपके जब भी, और मुझे खुशी हुई कि जो आपके वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ही रेड at least one resolution in Urdu, तो काम आपका बढ़ेगा। लेकिन हर बार कहीं भी मीटिंग हो, अगर इसमें कंटिन्यूटी लानी है तो कहीं से भी हेल्प ली जाए। आई विल बी वेरी ग्लैड टू ऑफर माई असिस्टेंस ऑल्सो। यू शुड ऑल डॉक्यूमेंट्स, कनाडा में जाओ तो वो विजिटिंग कार्ड जो है, प्राइम मिनिस्टर का हो, मंत्री का हो, एमपी का हो, एमएलए का हो, कॉरपोरेटर का हो, वो दो भाषाओं में आगे, एक तरफ अंग्रेजी एक तरफ फ्रेंच, और तीसरा ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल लिपि में भी उसके ऊपर एम्बेड किया होता है। 3 भाषाओं में वो विजिटिंग कार्ड होता है। तो हमारा कोई भी दस्तावेज जब आप बनाएं वो 3 भाषा में बनाएं, चाहे वो बेंगलोर में हो और कोई भी वहाँ पर सिख नहीं बैठा हो, लेकिन आप उसको बनाकर पंजाबी में डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर करें, उर्दू में डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच सर। हमारा जो पहले ब्राउचर बना था वो 4 भाषाओं में बना था, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और पंजाबी। तो आप जो बात आपने कही वो हम उसके ऊपर अमल हम लोग कर रहे हैं और आगे और भी मजबूती के साथ अमल करेंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरदार देवेंद्र पाल सिंह जी से कि वो आप आएँ और हाँ जी, देवेंद्र पाल सिंह जी से कि आप आएँ और अपनी बात रखें। अच्छा, समय का हम लोग अब थोड़ा प्रेशर आने लगा है, तो समय का हम सभी लोग ख्याल रखेंगे, ये भी रिक्वेस्ट रहेगी जी। सरदार देवेंद्र पाल सिंह जी, थैंक यू। कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श रादकरी हाकुन रहीम, अमा बख्श बख्शिंदे ओ दस्तगीर, खता बख्श रोदी दियो दिल पधीर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह बुलाने से पहले मैंने 2 बिस्मिल्लाह पढ़े।
एक बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उससे पहले जो बिस्मिल्लाह मैंने पढ़ा है वो है गुरु गोविंद सिंह जी की तरफ से ज़फ़रनामा का, जो पहले 12 बिस्मिल्लाह जो वो लिखे गए शेर बिस्मिल्लाह के हैं, वो ज़फ़रनामा जो कि कहा जाता है कि वो सिर्फ औरंगज़ेब को लिखा है, जो कि वाक़े हुए थे उस समय के। लेकिन अगर आप ज़फ़रनामा को सही ढंग से उसको पूरा अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, तो आपको वो मिलेगा कि वो ज़फ़रनामा सिर्फ केवल औरंगज़ेब को नहीं था, उसके जुल्मों के खिलाफ नहीं था। ज़फ़रनामा वो सारे 22 धार के राजाओं को भी था, गंगू को भी था, सूचनंद को भी था, वो सबको था ज़फ़रनामा। और वो ज़फ़रनामा सिर्फ हम अगर उसको पुराना वो एक पर्टिकुलर पर्सन टू पर्टिकुलर पर्सन बताएंगे तो वो शायद गलत होएगा, क्योंकि ज़फ़रनामा वो हर एक उस बादशाह को है जो जुल्म करता है, ज़बर करता है, लोगों के ऊपर में अत्याचार करता है। ज़फ़रनामा सिर्फ उस समय औरंगज़ेब को नहीं है, ज़फ़रनामा को अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो ज़फ़रनामा आज के दिन भी जो बादशाह बैठे हैं गद्दियों पे बैठ के लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, वो सबको अपील करते हैं। क्योंकि ज़फ़रनामा में गुरु साहब ने साफ लिखा है, तो बाद बरादिस खराशी मुकन कसम राबेती से तराशी मुकन, तू आदिस तू बन गया बादशाह, बन के बैठ तो गया है, लेकिन तू सब पे जो आज के जो तशद्दुद जो कर रहा है इसे तू बंद कर। क्यों? तू मसनत नती सरवरे कायनात अजब व इंसाफ ए हम सिफात, तू गद्दी पे तो बैठ तो गया है, लेकिन तेरा जो इंसाफ है अजब है। अजब अजब फतवा सिमा बजज रास्ती सुखन गुप्तन दिबा। क्यों? तेरे पर तू है फसद है फस, क्योंकि गुरु साहब ने तो साफ ज़फ़रनामा में बताया है कि तू जो बता रहा है, तू जो कर रहा है, तेरे पर लानत है, 100 बार लानत है। सिर्फ फिर आगे बढ़ते हुए गुरु साहब ने ज़फ़रनामा के अंदर में, क्योंकि मैं जो आज जो बात करने जा रहा हूँ, जो सबके अंदर में जो है, लोगों ने सब में अपनी अपनी बातें कही, मेरे साथ में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और बड़े मेरे आइडल भी हैं, उनको भी। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि गुरु साहब ने, जो कि आज के इतिहास में भी जो हो रही हैं, उसके बारे में भी पहले भी सही हमें बता के रखा है, उसके बारे में हमारा बताना बड़ा ज़रूरी था। तो आज हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर में या सिख भाइयों के अंदर में ये जो एक जो बताया जाता है कि जो डिफरेंस है, मतभेद बन गए हैं, क्यों बन गए इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। क्योंकि वो तीसरा जो कि हम जो दो कौमें हैं, बड़ी मार्शल कौमें मानी जाती हैं, ऐसे समझो कि जैसे कि जो चुंबक होते हैं, जो मैग्नेट होती है, बड़ी जो पावरफुल होती है, लेकिन जब मैग्नेट को जब घुमाओगे ना तो आपस में जुड़ जाती हैं। अगर उसको कोई तीसरा आकर के घुमा देगा तो आपस में वो चिपकती नहीं है, दूर होने लगती हैं। तो हमें भी अपने आप को समझ करके उस मैग्नेट को, अपनी सोच को घुमाना पड़ेगा, तो हमारी आपस में जो जुड़ बैठेंगे, हमारी दिशा एक ही रहेगी, लक्ष्य एक ही रहेगा, वो है नॉर्थ। अब बात करते हैं कि जो हम यहाँ पर जो इकट्ठा है आज मंच के नीचे, कि हमारा जो फाउंडेशन है वो हमने मलेर कोटला जी के उससे हमने लिया है। और जो तीसरा जो है जिसने हमें लड़ाया था, पहले तो उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तीसरा जो, क्योंकि हम सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, हमारा किसी भी धर्म के साथ में, किसी मज़हब के साथ में, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, हमारा कोई मतभेद नहीं है। लेकिन वो तीसरा जो है वो इन्हीं के अंदर में छिपे हुए होते हैं, गद्दार होते हैं, जो कि आपस में लड़ाते हैं। तो मैं यहाँ पे जब तीसरा आदमी, जब गुरु साहब की जो
छोटे साहिबजादों को जब सुबह सरहद की कचहरी में ले जाया गया तो वहाँ पर तीसरा आदमी क्या बताता है, मंजूर है कि सांप का सर भी है कुछ तोड़ना, बेजां है फिर बच्चों को हफई छोड़ना, 10वें गुरु का है ये खजाना बटोरना, बच्चों को पहले बाप से गर्दन मरोड़ना। ये सूचानंद के वर्ड थे और नादिम खान उसकी बातों पे आ गया। लेकिन उसके बाद में जो बड़ी एक अच्छी जो बात कही वो नवाब मलेरकोटला जी ने कही थी, कहने लगे वो तुम निहायत जलील हो, कहने लगे कि तुम तो निहायत जलील हो, ना मर्दी की करते हो तुम जलील हो, मुख्तार तुम हमारे हो या तुम वकील हो, ना हक बयां करते हो तुम बोधी दलील हो। उसके बाद में जो 2 लाइनें जो उन्होंने जो बताई हैं वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। बदला ही लेना होगा तो हम लेंगे बाप से, बदला ही लेना होगा तो हम लेंगे बाप से, महफूज रखे खुदा हमको ऐसे पाप से। ये जो लाइनें जो मलेरकोटला जी ने बताई बोली हैं, ये सिर्फ चंद 2 लाइनें 4-6 लाइनें नहीं है, ये वो एक थप्पड़ है, वो एक चांटा है जो हमें आपस में लड़ाने की कोशिश करती है। और हम आपस में ना लड़ें और आपस में हम लोग मिलजुल के भाईचारे के साथ में, अमन शांति के साथ में खुद की कौमों को और अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं। क्योंकि आज सूचानंद ने पासा पलट लिया है, फितरत वही है। पासा ये है, पहले इसने नवाब को भड़काया है सिखों के खिलाफ, आज सिखों को भड़काया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। सिर्फ हमें सतर्क रहना पड़ेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई जो ज़फ़रनामा है वो सभी राजाओं के लिए लिखा गया था, ना कि केवल औरंगज़ेब के खिलाफ। मैं आमंत्रित करता हूं सरदार गुरुबचन सिंह जी से कि वो आएं और अपनी बात कहें। थोड़ा मुझे माफ़ करना, समय का प्रेशर जो है वो अभी होता जा रहा है। 1 बजे लंच होगा, 1 बजे लंच होगा 1:40 तक। उसमें जो भाई हमारे स्पीकर से डिस्कस करना चाहते हैं उस लंच टाइम में वो कर सकते हैं जी। सरदार गुरुबचन सिंह, थैंक यू। सेवक गुरुद्वारा शीशगंज साहब के रोज़ाना सेवक जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, ज़मीनी हकीकत से भी जुड़े हुए हैं और जो घटनाक्रम चल रहा है उसके आवाज़ उठाने में भी सबसे आगे हैं। तो एक बात से मैं अपने करता हूँ शुरू। ओ भाइयों बहनों, ये जो मौजूदा निगार असमंजस चल रहे हैं, आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब करो, 2 साल बाद करो, 5 साल बाद करो, 10 साल बाद करो, उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। इस बात से आपको वाकिफ होना है। सच का फलसफा आपके सामने है। मलेरकोटला कंसेप्ट बुलंद करो, सूचानंद पहाड़ियों जैसों को डिफेंड करो। पुरानी तवारीखों से सीख लो। आपको याद होगा आरक्षण आंदोलन मात्र 9 दिन चला था, सरकार भी गिरा दी गई थी और आंदोलन भी सफल हो गया था। यही जज्बा अपना लो। अल्लाह ताला परवरदिगार का गुरु का वास्ता है, सफलता की गारंटी सेवक देते हैं। यह झूठे फरेबी सनातनी सरकार जो कुछ नहीं है इनमें दम, झूठे लोग, झूठी मानसिकताएं हैं और कमज़ोर दिल लोग हैं। ये
सेवक अब तक जो भी आंदोलन चलते हैं उनमें जो नारे बुलंद किए जाते हैं वो सेवकों के बनाए हुए ही किए जाते हैं। जैसे कि किसानी आंदोलन में दूसरे दिन सेवक स्टेज पे नारा देकर आए थे, साडा हक एथे रख। वही नारा आज भी गूंज रहा है। उसके बाद बंदी रिहाई मोर्चे का मामला शुरू हुआ। उसमें सेवक वाइस प्रेसिडेंट की सेवा निभा रहा है। उसमें भी महमूद प्राचा जी वकील जी के घर में जब पहली मीटिंग हुई थी, उसमें भी सेवक ये नारा दे के आए थे जो आज भी चल रहा है, संविधान ये कहता है बंदी सिंह रिहा करो रिहा करो। और दूसरा नारा था जो संविधान विरोधी वो देश विरोधी। यह सनातनी सरकार संविधान की धज्जियां उड़ाने की प्रबल दोषी है। 75 सालों से हम सिख एकता की पे लगे हुए थे। आप में से कोई एक आदमी, एक शख्स बता दो कि उसका लाभ क्या हुआ। एकजुट होकर मुट्ठी बंद करके इस संदेश के आधार पर खुद मुख्तियारी दर्शाकर हमने आगे बढ़ना है। सैकड़ों सालों से ये यहूदी बौद्ध जो लड़ाई लड़ी और वो कामयाब हुए। हम गुरु पातशाह की परवरदिगार की कृपा से हमने ये मुकाम हासिल करने हैं। आप सेवक के साथ वो बोलो, सिख मुस्लिम एकता जिंदाबाद। हार दे नहीं होंदे मस्त मलंग मंदे, तुसी हौसले बना के बुलंद रखियो, असी जितांगे जरूर, जारी जंग रखियो, जारी जंग रखियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बैठिए सर। अभी मज़हर आलम साहब जो पंजाब केसरी जलंधर से हैं, आप आ चुके हैं, आपका शुक्रिया जी, इस्तकबाल है। और 1 बजे लंच होगा, 1 बजे से लेके 1:40 तक। उसके बाद हम लोग, जो प्रोफेसर साहब ने कहा था कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए कि यह मूवमेंट बदस्तूर जारी रहे, ऐसा ना हो कि 1-2 कॉन्फ्रेंसेस के बाद ये ख़त्म हो जाए। इसके लिए एक काउंसिल यहाँ बनाएंगे सारे मिलकर, और ओपन सेशन भी रखेंगे जिसमें सभी भाई अपनी बात रख सकेंगे, अपने सुझाव रख सकेंगे। कोई रेजोल्यूशन रखना चाहे वो भी अपना रख सकेगा। तो सभी को जो है उसमें इन्वॉल्व करेंगे। अभी मैं और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितना समय आपको मिले यहाँ, उतना ही समय में जो है अपनी बात रखें, क्योंकि टिल्ले के ऊपर खड़े होकर लड़ेंगे तो लड़ाई जीतेंगे, टिल्ला छोड़ दिया तो सारे तीरंदाज मारे जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है राव मुशर्रफ साहब से कि वो आएँ, जो किसान यूनियन में हैं, रुड़की से हैं, कि 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें। राव साहब। अस्सलाम वालेकुम, शास्त्रीय काल, प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों। हमारे जो सदर साहब हैं, प्रधान अब्दुल अजीज़ साहब, मैं तो किसान यूनियन का सीधा साधा व्यक्ति हूँ और इस मूवमेंट के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा एक शेर के माध्यम से कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।
हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और मौजू बहुत अच्छा है सदर साहब और इज़्ज़त माब वाली जनाब जो भी सदारत लोग कर रहे हैं। CMRC जो आपका ये प्रोग्राम है, मैं भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार का अध्यक्ष होने के नाते मैं जितने भी यहाँ ज़िम्मेदार लोग हैं, कि ज़्यादा लोगों से वकील साहब से किसी परिचय नहीं है हमारा, और भीड़ बनकर ही आए हैं आज हम लोग, लेकिन इंशाल्लाह एक वादा करके मैं आपसे जा रहा हूँ कि भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार देश के 22 राज्यों में हम काम कर रहे हैं। और जो बड़े जत्थेदार लोग हैं, टिकैत साहब हैं और दल्लेवाल साहब हैं, तमाम लोग मुझे जानते हैं, चूँकि यहाँ किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग बहुत कम हैं। और मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, देहरादून और रुड़की में दोनों जगह रहता हूँ, और बहुत सारे सरदार भाई सिख भाई हमारे साथी हैं। जब दोबारा से कार्यक्रम होगा वकील साहब, तो इंशाल्लाह भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका, आपका जो मिशन और विज़न है इंशाल्लाह हम इसमें निभाएंगे। और मौलाना साहब हैं, ज़्यादा परिचय नहीं है, उन्होंने हमें शॉर्ट नोटिस पे बुलाया और प्रधान जी का हुक्म है, चूँकि हमारी भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं प्रधान अब्दुल अजीज़ साहब, मैं उनके शॉर्ट नोटिस पर और हुक्म पर यहाँ आया हूँ। मैं फिर दिल की गहराई से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, चूँकि जो यहाँ का माहौल है उस हिसाब से मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मुझे बोलना है, कोई मेरी तैयारी भी नहीं है। इंशाल्लाह जब इस बार दोबारा आप मिलेंगे, हम लोग उत्तराखंड में कोई कार्यक्रम होगा या जहाँ भी आप लोग पंजाब में हमें बुलाएंगे तो पूरी टीम के साथ इंशाल्लाह पहुँचेंगे। और सिख और मुस्लिम जो इत्तिहाद की बात आप लोग कर रहे हैं, इसकी जो हालात जो चल रहे हैं उसकी सख्त ज़रूरत है। आप लोग इस मंच के माध्यम से लड़ रहे हैं और यही जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ हम लोग किसान यूनियन के बैनर के तले यही लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले आपने सुना भी नहीं होगा कि किसी यूनियन का अध्यक्ष एक मुस्लिम भी हो सकता है, सही कह रहा हूँ मैं बात? सुना भी नहीं होगा। मेरा नाम राव मुशर्रफ अली है, सभी लोगों ने सुन लिया होगा, और मैं भी एक यूनियन चला रहा हूँ उसी, क्योंकि जुल्म ज़्यादती और हक़ तलफ़ी हर जगह है, हर जगह जुल्म ज़्यादती और हक़ तलफ़ी है कि हर जगह कमज़ोर लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए जो सिख और मुस्लिम इत्तिहाद की बात आप कर रहे हैं, मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं, सलाम पेश करता हूं, और इस लड़ाई में इंशाल्लाह भारतीय किसान यूनियन पूरा संग्राम परिवार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। सरदार रविंदर सिंह जी आप आएँ और 5 मिनट अपनी बात रखें। उसके बाद जो हमारे कश्मीर से मीर वाइज साहब आए हैं वो अपनी बात रखेंगे, फिर लंच होगा जी। थैंक यू। सारे जिन्हें भी लोग इत्थे आए ने सारिਆਂ ਨੂੰ मेरा सत श्री अकाल। मैं सब ਨੂੰ एक गल करना चाहता वा, बड़े दिनों तो मेरे दिल च चल रही है गल, सिख कौम ਨੂੰ अज तक मिलिया की है, इस गौरमेंट तो की मिलिया? 47 विच जदों जंगा होईयां, वंडे होए, कुछ नहीं मिलिया। साडा अद्धा पंजाब परले पासे चला गया, साडा ननकाना साहब उत्थे चला गया। उस तो बाद इत्थे सानू रह गए, इत्थे लिया के सानू उग्रवादी खालिस्तानी ए ना दिते गए, जद कि इस देश वास्ते सिखा ने बड़ी कुर्बानियां कीतियां। जदों डिफेंस बनी उदों सब तो ज़्यादा पैसा, सब तो ज़्यादा गोल्ड पंजाब ने दिता पूरे हिंदुस्तान चो। ए मैं नहीं कहता, है रिकॉर्ड कहता है। और उस तो बावजूद अज साडे मत्थे ते लिख दिता गया खालिस्तानी, आतंकवादी। एक कद तक चलेगा और क्यों चलेगा? असी की गुनाह कीता है? इन्हां सरकारां दीआं अखां विच जदों असी सड़क ते चलदे हां, साडी अखां च कदी कोई मिट्टी पै जांदी है, कुछ पै जांदी है, ते असी अखां मलदे हैगे।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿੜਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਖ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਮਰੇ ਅਸੀਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੈਠ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਈਏ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਂਗਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा तो वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू सो मच जी। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अभी सभी का बोलने का दिल करेगा क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, तो अभी हम लोग कंट्रोल करें क्योंकि एक ओपन सेशन भी रहेगा जिसमें सभी बोलेंगे। अभी तो जिनका नाम लिस्ट में है मुझे आप जो है आज्ञा दें कि केवल वही अभी इसमें बोलेंगे। और मैं अभी आमंत्रित करता हूँ हमारे मीर वाइस साहब कि वो कश्मीर से जो है वो आप हमारे बीच में आए हैं कि आप आएँ और अपनी बात रखें जी। थैंक यू। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मंच में बैठे तमाम लोग और इस कॉन्फ्रेंस में बैठे तमाम लोगों से दिल की अमी गहराइयों से मैं मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। पहली बात यह है कि हम यहाँ सेपरेट कम्युनिटी जमा नहीं हुए हैं, बल्कि हम यहाँ पार्टनर्स जमा हुए हैं। हमने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। सफ़ेद अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल दिया है, मगर बदकिस्मती है इन सफ़ेद अंग्रेज़ों ने पीछे काले औलादें छोड़ी हैं जो इस आइडिया ऑफ इंडिया को ख़त्म करना चाहते हैं। हम आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहते हैं। हम इस देश के संविधान के ख़िलाफ़ नहीं है, न हम इस देश के ख़िलाफ़ हैं। हमने मिलकर इस देश को बचाना है। और कैसे बचाएंगे? जब हालात ये हों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, चंद रोज़ और मेरी जान, चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़। जुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर हैं हम, जुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर हैं हम। और कुछ देर सितम सह लें, तड़प लें, रो लें। और कुछ देर सितम सह लें, तड़प लें, रो लें। अपने अजदाद की मीरास है, माजूर है हम। जिस्म पे कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं। जिस्म पर कैद हैं, जज्बात पे जंजीरें हैं। फ़िक्र महसूस है, गुफ्तार पे तहज़ीरें हैं। अपनी हिम्मत है, अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं।
हम यहाँ वादा करें कि हम आइडिया ऑफ इंडिया को बचा लेंगे। आज ये काली औलादें जो अंग्रेज़ों ने पीछे छोड़ी है, मुझे उस राजा की मिसाल देनी पड़ेगी शायद आज, कि एक राजा हुआ करता था, उसको आग लगाने में मज़ा आता था। उसके एक जेब में पेट्रोल हुआ करता था और दूसरी जेब में लाइटर हुआ करता था। उसके साथ जितने भी जुड़ गए, जिनको हम वज़ीर कहते हैं, जब देश ने देखा उस राजा के साथ चलने वाले लोग सबकी जेबों में, एक जेब में पेट्रोल और दूसरी जेब में लाइटर पड़ा है और आग देने में माहिर है, वो आग हमने गुजरात में देखी है, वो आग हमने मणिपुर में देखी है, वो आग हमने दिल्ली में जेनोसाइड की सूरत में देखा है, और हमने देश को जलते हुए देखा है। मगर हम आज यहाँ वादा करते हैं कि इन काली औलादों की जेबों से लाइटर भी निकालेंगे और पेट्रोल भी निकालेंगे। इस देश को बचाने की ज़रूरत है। हम कभी सेपरेट नहीं थे, ना हम सेपरेट होना चाहते हैं। हम इस देश के हैं, देश के थे। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारे पुरुषों की जागीर है। हम यहां के ही थे, यहां के हैं और यहां के रहेंगे। जो एक कंबाइंड मूवमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, तब ये बात चलती है जब माइनॉरिटीज पर जुल्म हो, ज्यादती हो, नाइंसाफी हो। हम यहां जितने भी बैठे हैं क्वांटिटी में कम है, मगर हमारे अंदर क्वालिटी है। मैं ये समझता हूं जो इस देश में जितने भी अच्छे क्वालिटी के लोग हैं वो यहां आज जमा हुए हैं इस आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए। जब हम क्वालिटी में जमा हुए हैं तो हमें पूरे देश में ये मैसेज जानी चाहिए आज कि हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। हम कभी बटे नहीं थे, हम कभी नहीं बटे जाएंगे। हम इंशाअल्लाह एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हमारी ये आवाज पूरे विश्व में जानी चाहिए। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास की गई, वहां हमारे कश्मीर से एक एमपी आगा रूहुल्लाह साहब को बोलने नहीं दिया गया। हमारे जितने भी सिख बरादरी के लोग वहां थे, उन्होंने उस वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ अपनी जबान, अपना वोट दे दिया। हम उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल वक्फ अमेंडमेंट बिल को यहां रिजेक्ट करते हैं। बहरहाल बहुत सारा कुछ जो हमने आज यहां सुना, मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और मैं एडवोकेट शरफुद्दीन साहब और उसकी पूरी टीम को ये वादा करके यहाँ से जा रहा हूँ कि हम सब कश्मीरी इस मूवमेंट के साथ हैं। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ इरशाद प्रधान जी, आप नूह से आए हैं। अभी नूह की ज़मीन जो है वो महंगी हो गई है, इस वजह से दंगा गवर्नमेंट वहाँ करवाना चाह रही है। वो बहुत ज़रूरी जगह है जहाँ हमें ध्यान देना होगा। और प्रधान जी अपनी बात रखें जी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।
मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और सम्मानित मंच जो भी यहाँ पूरे हिंदुस्तान से आए दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ मेवात की तरफ से कि जो मेवात में वो दंगा हुआ था वो खाली एक अफवाह था। खाली एक हमारे बाबूजी साहब गए थे, खान साहब गए थे, काफ़ी लोगों ने मेवात में जाके देखा। उन्होंने एक सोशल मीडिया पे खाली अफवाह, उन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए दंगा कराया था। नहीं, दंगा कुछ नहीं था, सिर्फ बच्चों का कोई झगड़ा था, उन्होंने वो हाईलाइट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। उस दंगे में इतना नुकसान हुआ, आम पब्लिक का इतना नुकसान हुआ, हमें पता है जो नुकसान हुआ कि काफ़ी नुकसान हुआ। सरकार ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया, जास्ती की हमारे साथ, मेवात के लोगों के साथ जास्ती की सरकार ने। आज भी उसमें 249 बच्चे गिरफ्तार हुए, जिसमें 42 बच्चे ऑन रिकॉर्ड सड़म्बा, अपना मेवात में एक जेल बनी है नई जेल 11 से 12 से बंदों की, उसमें आज भी ऑन रिकॉर्ड 42 बच्चे जेल काट रहे हैं, जिन्होंने बेचारे कुछ आदमी, जैसे कोई पंजाब का है, राजस्थान का, अगर कोई ड्राइवर अपने घर जा रहा था, जो गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर, उनको भी उठा के बंद कर दिया। नाजायज़ हुआ था मेवात में, ये होना नहीं चाहिए। रही बात जो हम मेवात से आए, इंशाल्लाह मेवात के आप इंडिया गेट पे जाके देख लो, मेवात की जब हिंदुस्तान को आज़ाद कराया तो मेवात के लोग कुर्बानी में सबसे आगे थे, सबसे ज़्यादा मेवाती लोगों ने कुर्बानी दी थी। आज भी जाके ऑन रिकॉर्ड देख लो, और इंशाल्लाह आपके साथ हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जो हमारे अभी भाई साहब कह के गए हैं, कश्मीर से आए, बहुत अच्छी बात कही, सारे बुज़ुर्ग हैं, सम्मानित साथी हैं, जो भी मेरी बहनें यहाँ आई हैं, उनके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह जो हमारे को दावत दे के आए, उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कभी भी मेवात की ज़रूरत पड़े, तन मन धन से साथ हैं आपके साथ इंशाल्लाह। जो आपका ये प्रोग्राम है, कभी भी ज़रूरत पड़े इंशाल्लाह तन मन धन से साथ है, और अल्लाह इंशाल्लाह आपके सही नीयत से कर रहे हो तो सारे कामयाब करने वाला अल्लाह है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, वाहिगुरु है, भगवान है, सब कुछ जो अल्लाह है। और अल्लाह ने चाहली तो आप इस जो स्कीम को लगा लेके चल रहे हो, तो आपका कोई पर्सनल मैटर नहीं है कि सिर्फ एक हिंदुस्तान के आम आदमियों का ये मैटर है, सबका मैटर है, सबका ये मामला है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहली तो आपकी सही नीयत है तो अल्लाह कामयाब करेगा। अल्लाह ने चाहली मेवात के आदमी पीछे नहीं हटेंगे, आगे इंशाल्लाह मेवात का आदमी खड़े मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने जो थीम पे की स्पीचेस थी वो सुनी, और अब तक ये जाहिर हो गया होगा कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। अभी एक बात जो बाकी है वो ये कि हमारे पास इसके अगराज़ व मक़ासद क्या हैं, यानी कि एम्स एंड ऑब्जेक्ट क्या हैं, किस दायरे में रह के हम लोग काम शुरू करेंगे। आपने जो रेजोल्यूशंस सुने उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा, और जो अप्रूव माने गए, कि हम क्या काम करना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें आज, चूँकि एक कन्वेंशन है और कन्वेंशन में ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स के तहत काम किया जाता है। और सवाल भी हैं आज, जैसे हम सिर्फ काउंसिल बना लेंगे, लेकिन इसकी कमेटी बाद में बनाएंगे। काउंसिल में जिन लोगों ने भी शिरकत की है अब तक, न सिर्फ CM/RCM कन्वेंशन में, बल्कि जो लोग हमारे मेहमान के तौर पर आए थे और उन्होंने 23 फरवरी में शिरकत की थी, उनको समेत, उनको शामिल करके आज जिन लोगों ने रेजोल्यूशंस पढ़े हैं और स्पीचेस की हैं, उनको भी हम काउंसिल में शामिल करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे सारी इंटेलिजेंसिया बैठी हुई है, वो लोग जो कंसर्न महसूस करते हैं, काम करना चाहते हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। इसलिए ये सेशन को जो हमारे पास दो एक साथ हैं शेड्यूल में, एक है फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल कोऑर्डिनेशन काउंसिल और दूसरा है फ्यूचर कॉन्फ्रेंसेस इन वेरियस सिटीज़। तो इनको हम एक मर्ज कर लेते हैं, हम एक साथ करते हैं। गर्मी हो रही है तो हम दोनों को 30 मिनट का सेशन करते हैं। इंटरएक्टिव सेशन करेंगे लास्ट में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो अभी रेजोल्यूशंस पढ़े, बोल भी दिया, लेकिन अभी कुछ लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, तो उनको भी हम वक्त देंगे। अभी हम जो काम शुरू करने जा रहे हैं, तो अभी हमने आपके सामने अर्ज़ किया
कि वो सारे लोग जो हमारे साथ इन्वॉल्व हैं इसको मनसूबाबंदी में, और जो लोग यहाँ स्पीचेस कर रहे हैं उनके ख्यालात हमें मालूम हैं, उन सबको उस काउंसिल में शामिल करके अब इस सेशन में ज़िम्मेदारी ये है कि अगर आप लोग इत्तफाक करते हैं कि काम आगे बढ़ाया जाना चाहिए तो आप अपनी तौर से वॉलंटियर करेंगे। दूसरी एक बात और भी है, हो सकता है आपको आपका किसी और से भी ताल्लुक़ हो और ऐसा लगता हो कि वो इसके लायक हैं, वो उन्हें करना चाहिए है काम, आप उनका नाम भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप उनका नाम बताएंगे तो आपकी ज़िम्मेदारी होगी इसके 7 दिन के अंदर उनकी कंसेंट आप भेज दें राइटिंग में, क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी गैर हाज़िरी में आप नाम रख दे रहे हैं, तो फिर आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि कंसेंट लेटर राइटिंग में भेज दें, वरना वो कहें कि हमारा नाम तो बग़ैर हमारी कंसेंट के, बग़ैर रजामंदी के शामिल कर लिया गया। तो हमारा दायरा बढ़ाने का मतलब है काउंसिल आइंदा जो हम कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें हम काउंसिल मेंबर्स को सबको बुलाएंगे, लेकिन इस बीच में एक इसका तबातर रखने के लिए, कंटिन्यूशन रखने के लिए हमने ये तय किया है कि अभी हम और कॉन्फ्रेंसेस कहाँ कहाँ करेंगे उसकी भी हमें अभी शहर तय करना है। तो आपको नंबर 2 पे वो भी एक तरह से अगर आप जिम्मेदारी लेंगे, नहीं तो फिर आपको प्रपोज करना है कि उस शहर में करना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं आपसे इस दरख्वास्त के साथ कि आप वॉलंटियर करें, बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। लाइक माइंडेड हैं आप, यहाँ आए हैं, वरना इतनी तकलीफ़ उठा के ना आते। तो फिर अपने को वॉलंटियर करें कि कौन कौन लोग, वो लोग नहीं जो यहाँ स्पीचेस कर चुके हैं या रेजोल्यूशंस पढ़ चुके हैं, उनके अलावा कौन कौन लोग इसमें आना चाहते हैं। और हम अपने साथियों से दरख्वास्त करें, ख़ास तौर से मनोज सिंह साहब से, कि वो नाम नोट करते रहें। तो सबसे पहले कौन वॉलंटियर करता है कि वो CMCRM के इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं और इस काउंसिल मेंबर होना चाहते हैं? 1 मिनट, राजीव लिखिए राणा साहब का नाम, रागिब राणा फ्रॉम सहारनपुर। यहीं बैठे तो ठीक रहा, इस पे रागिब राणा फ्रॉम सहारनपुर। नंबर 2 सलमान आलम फ्रॉम दिल्ली, हालांकि वो ईस्ट यूपी के हैं। एक धीरे धीरे लिखेंगे थोड़ा सा। सलमान आलम दिल्ली, ईस्ट यूपी से हैं ये। जसविंदर सिंह फरीदाबाद। भाई अगर नाम आना है तो जल्दी जल्दी लिखिए। नफीस अहमद फ्राम दिल्ली, नफीस अहमद फ्राम। इसमें अगर, हाँ 1 मिनट, खड़े होके आपका नाम आ चुका है वैसे, प्रधान इरशाद प्रधान, इनका नाम ये बोले थे तो उसमें आना है, लेकिन लिख लीजिए इरशाद। हाँ, हसन अली चौधरी फ्राम बिजनौर। हाँ, चाहत सिंह साहब का नाम तो वैसे है लेकिन फिर भी लिख लो, आपका नाम है। और रईस अहमद फ्राम दिल्ली। ओके, एनीबडी एल्स? अच्छा, जावेद खान गाजियाबाद। नीड मोर पर्सन्स। शहादत अली हापुड़। हाँ, अनवर खान नूह में बात लिख दीजिए। इरफानुल हुदा इलाहाबाद। हाँ, आपने क्या नाम बताया है चौधरी साहब? ज़रीफुर रहमान साहिब, ओल्ड। ओके, ओल्ड दिल्ली। नाम पूरा बताइए। लुबना अली हाशमी, दिल्ली। फर्स्ट वॉलंटरी वर्क प्रपोजल फ्रॉम अ लेडी। आई वांट टू स्क्रैप। एक बार फिर बताइए। लुबना हाशमी साहिबा। लुबना अली हाशमी। एनीबडी एल्स? मोर नेम? हाँ, लिखिए मास्टर सदाकत अली गाजियाबाद। मोहम्मद सलमान हापुड़। फरमान, सॉरी, माफ़ करिएगा। कंक्लूड करें इसको। रबिश खान हापुड़। नसीम अहमद लोनी।
असगर खान, हस्ते खान, ओके ओके ओके, शौना आपका नाम आया हुआ है। मंजूर आलम मेवात, लिख लिया मंजूर। अनवर चौधरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। ये आपका उर्दू में भी है मल्ला साहब, इसका ऑब्जेक्टिव्स उर्दू में है आपके पास? अच्छा, तो मैं अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ, अभी उर्दू में नहीं हो पाया है, लेकिन मैं अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह इसका जो काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, मोहम्मद फैज़ल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। कुछ हम तो नाम लीडरशिप में हमने सिख भाइयों के शामिल किए हैं, लेकिन और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है काउंसिल में होने की, जिससे ये जो और लोग भी शामिल हो जाएं। चूँकि टाइम कम है, इसलिए हमें इसका जो प्रीफेस है उसको नहीं पढ़ते हैं, और जहाँ से एम्स एंड ऑब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं उसको गौर से समझ लीजिए। आपको पूरा अख्तियार है कि आप अपनी तरफ से भी ऑब्जेक्टिव्स, कोई एम एंड ऑब्जेक्ट्स में से कोई इशू है तो आप लिख के दे सकते हैं। बोलने से अच्छा होगा कि लिख के दे दें, जैसे कि गौर करके उसको शामिल कर लें। तो हम इसका जो प्रीफेस है इसमें सिर्फ ये लिखा है कि जो हमारा मकसद है, द डेलिब्रेशंस में mainly are to be made on following items on April 20th, 2025 at CMCRM Convention, Delhi. The other items raised during sitting of the House may also be considered with permission of the Chair. The proceedings of the convention would commence with the items unanimously approved at the PPG meeting at Shri Guru Granth Sahib Bhavan. हम इससे पहले चंडीगढ़ गए थे और उस मीटिंग में हमारे ब्रदर गुरप्रीत सिंह साहब शामिल थे और बहुत सारे कई लोग शामिल थे। उनकी मशवरे से हमने कुछ आइटम्स को शॉर्टलिस्ट किया था, उनको इसमें शामिल किया है, लेकिन फिर भी और भी शामिल करेंगे जो आप बताएंगे। द डिसेंट, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द डिसेंट, डिसएग्रीमेंट एंड डाइवर्सिटीज़ आर टू बी रिस्पेक्टफुली एक्नॉलेज्ड। हम सब एक से नहीं हैं, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट हैं। And fully respected. The fraternity would be developed by the consensus and issue if any creating rift either be left out of the common agenda or be resolved according to the satisfaction of the majority opinion of the respective community. दोनों में से या जो भी अभी कम्युनिटी में शामिल होती हैं उनका जो इश्यूज़ होंगे, अगर कोई हमारा डिफरेंस होगा तो फिर हमें जो मेजॉरिटी उस कम्युनिटी की राय होगी वही राय होगी, हम अपनी तरफ से किसी पे राय थोपेंगे नहीं। तो हम पहला अब पढ़ते हैं। फर्स्ट आइटम इज CMCRM इज फॉर्म विद द पर्पस टू सोशली अलाइन द माइनॉरिटीज, स्ट्रेंथनिंग एंड प्रमोटिंग द बॉन्ड्स ऑफ ब्रदरहुड, कीपिंग मलेरकोटा लिगेसी ऑफ फ्रेटर्निटी एज मॉडल. The CMCRM is to be expanded across the country, seeking the prosperity and harmony. It is historic saying of a group, glorifying the values of the distinct identities, cultures and ethos. The curative steps shall be devised and applied to promote the common values conducive to the Constitution of India. दूसरा, द CMC, चूँकि फर्स्ट रीडिंग हम कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों को कोई राय देना होगी तो वो शामिल करेंगे. The CMCRM is committed to ensure the proper implementation of the fundamental rights and fundamental duties and to endeavor the enforcement of constitutional rights guaranteed to minorities. It is a surplus to the rights, fundamental rights, guaranteed to minorities by law of the land as well as by the international covenants. It is very important. The CMCRM shall continuously strive that dissent, disagreement and diversities are respectfully, that I have earlier explained. The human rights may never give way to any politically motivated compromise. Next, fourth,
CMCRM is to fight out against the overpowering influence of the majoritarianism and to seek proportional contribution to the modern, rational and progressive role to the building of the nation in all the respects with mutual and reciprocal feelings of the coexistence among all Indians irrespective of faith and region. Next, number 5. The CMCRM shall untiringly struggle to facilitate the achievement of equality, prosperity and justice to all the people, specifically belonging to social weaker sections of the country, by following and applying the constitutional and democratic ways of norms. So it is clear, it is not an armed struggle, it is only under the norms of the constitution, and that is being promoted and extended. Next, to seek justice to Sikh community by restoring properties of Patna Sahib as well as to Nanded Sahib to the SGPC, forcibly and illegally encroached upon for a long time, and also the places of Sikhs have illegally been forcibly created are after November 1984. A number of Gurdwaras were erased to ground, and it is issue that we would take steps to convince the people to restore, as one of the glaring example of the Gurudwara of Hari Ki Pauri that has been razed to ground and has been forcibly encroached upon. तो ये जो अकेला ये नहीं है, लेकिन हम लोगों ने गौर किया तो नाम नहीं लिखा, वरना हरी की पौड़ी एक एग्जाम्पल है जहाँ नवंबर राइट्स के बाद 84 में उस गुरुद्वारे को उसी तरह से गिराया गया, ख़त्म किया गया जैसे बाबरी मस्जिद को किया गया और उसको इनक्रोच कर लिया गया। ऐसे बहुत गुरुद्वारे हैं और उसकी पूरी लिस्ट है जो हम धीरे धीरे टेकअप करेंगे। टू सीक द रिनोवेशन ऑफ द गुरुद्वाराज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। टू सीक द, क्योंकि हुई है हमारे साथ ज्यादती हुई है सिख भाइयों के साथ जो इंडिया के हैं और पूरी कम्युनिटी के साथ। टू सीक द रिनोवेशन ऑफ द ऑल द गुरुद्वाराज situated in Pakistan under the authority of SGPC or any other authority established or controlled by Sikh community। क्योंकि इंडिया के सारे गुरुद्वारे रिनोवेटेड हो गए हैं, ये बिल्कुल सही है, फैक्ट है। तो ऐसा पाकिस्तान में भी होना चाहिए और उसको सिख कम्युनिटी के कंट्रोल में उन गुरुद्वारों को, इट इज़ गुड, शुड बी इंक्लूड बांग्लादेश। I just add it, okay, Bangladesh. Next, to seek renovation of Gurdwaras, it is over. Now next, 9th, 8वां हो गया, 8 नहीं हुआ, अच्छा, okay. To seek the renovation of Gurdwaras situated in Pakistan, इससे भी ना 8. To endeavor and ensure absolute implementation of the provisions of Places of Worship Act. We have just passed the resolution, it is the same. Next. To identify the issues of the and commemorate the historically combined legacy of Punjab. For example, Guru Ki Masjid constructed by 6th Guru in Hargovindpur district, Gurdaspur in Punjab. Now, the new act says that demonstratively practicing Muslim for 5 years would be able to make Waqf. What would be the masjid of Guru Sahib, 6th Guru? What would be the temple constructed by Shivaji when he constructed the Raigarh Qila? Inside he constructed a temple, outside the gate a very beautiful mosque. तो जो हमारी रवायत है वो सबके मिलने की है, तो हम इन गुरु साहब की मस्जिद को और शिवाजी की मस्जिद को कैसे छोड़ सकते हैं? और ये ज्यादती है। बहरहाल इस वक्त इतनी बात है। नेक्स्ट, टू एक्सप्लोर द डिवाइस द वेज स्ट्रेंथनिंग एंड प्रमोटिंग द फ्रेटर्नल रिलेशंस पर्टिकुलरली बिटवीन मुस्लिम एंड सिख्स, पर्टिकुलरली, लेकिन और भी जगह कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, टू होल्ड कमेमोरेशंस and celebrations for the pioneers and heroes of Woodville and projecting them as the models across India. अभी
हमारे ये जो मनोज सिंह साहब ने बार बार बात उठाते हैं कि फजल हुसैन साहब की, मियाँ फजल हुसैन साहब की कब्र जो इंडिया में है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने अनडिवाइडेड इंडिया में एक हीरो के तौर से जिए, और अभी हमें इस तरह के हीरोज़ कोई एक नहीं है, वो बहुत सारे हैं। उनको हम उनका लिटरेचर बनाएंगे, हम उसको आम पब्लिक में करेंगे और उनको हीरो के तौर से पेश करेंगे। ये हमारा काम में से एक है। To develop a mechanism for instant help to the victimized persons fallen to the communal hatred, cruelty and violence throughout India, and to identify the situations of apprehension and persona of the mischief mongers with the purpose to contain the untoward। वो लोग जो साजिशें करके ऐसे हालात पैदा करते हैं कि कम्युनल वायलेंस होती है, और वो भी और उनका एप्रीहेंशंस पैदा करते हैं, उसको भी हम मैकेनिज्म पैदा करेंगे कि हम उसको टेक केयर कर पाएँ, उन पर हम कुछ काम कर पाएँ। इसके लिए भी हम काम करेंगे। टू असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू इंडिविजुअल एज आर टू फॉर्म सब कमिटीज़ फॉर प्रिपेयरिंग द फाउंडेशन एंड फिक्सिंग द गाइडलाइंस फॉर द वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ CMCRM with purpose to work in the long run in the interest of the CMCRM। जब हम बना लेंगे काउंसिल तो फिर हम कमेटी बनाएंगे, सब कमेटी बनाएंगे, और ख़ास तौर से ये देखेंगे कि हम किस तरह के प्रोजेक्ट्स चलाएं, कैसे काम करें, जिससे कि हम और ज़्यादा मजबूत कर पाएँ कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को। टू कीप वॉच ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़ एंड कंटिन्यूइंग endeavors to ensure the safety, liberty and progress of all the minorities as well as the people of weaker sections of India। और जब हम ये काम करना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ की बल्कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ इंडिया हैं उनको भी शामिल करेंगे। टू सेंड टीम्स टू द स्पॉट ऑफ कम्युनल occurrences with a view to prepare fair reports and to submit the findings before the authorities concerned as well as a public domain for the cognizance at large। अभी एक तरफा तस्वीर आती है और विरोधी मीडिया उसी को पूरे मुल्क में नैरेटिव बना देती है। अभी इस पे स्पीचेस में हमारे मुकर्रिरीन जो फाजिल स्पीकर्स थे उन्होंने कहा भी है कि हमें एक नैरेटिव जो सच नैरेटिव है उसके लिए हम टीम भेजने की कोशिश करेंगे जो एक फेयर रिपोर्ट तैयार करें। वो ना सिर्फ CMRM को दे बल्कि जो अथॉरिटी कंसर्न है उनको भी दे और पब्लिक आम करें, यानी मीडिया के सारे से उसको हम पब्लिश करें। टू सीक कोऑपरेशन एज वेल एज कोऑर्डिनेशन विद लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs एंड टू शेयर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द CMCRM। ये भी है कि जो हमारी तरह के जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ हम कुछ रिश्ते बढ़ाएंगे और उनके साथ हम शेयर करेंगे। टू सीक रिनोवेशन particularly for the Malerkotla people, to seek renovation of the Mubarak Mahal of late Nawab of Malerkotla and to develop the premises for the multiple use to strengthen and promote the spirit of fraternity and harmony throughout country। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था और ये पाया है कि जो मलेरकोटला का महल है वो बहुत ख़राब हालत में है। उसके लिए हम पेश करेंगे एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि उसको बनाया जाए और इस तरह से डेवलप किया जाए कि वो मल्टीपल सेंटर फॉर द हार्मनी एंड पीस के तौर पे पूरे मुल्क के लिए इस्तेमाल हो, वो मरकज़ बने, सेंटर बने। टू स्टडी, एनालाइज एंड कंपाइल द केसेस ऑफ लिंचिंग pertaining with the view to daily life, targeted violence against Muslim and other minorities in selected areas। आप जानते हैं कि इस वक्त जो मेवात का इलाका है उसको टारगेट किया है और वहाँ पर जो डेयरी फार्मिंग थी उसको टारगेट करके उसको तबाह करना चाहते हैं। यानी हर अटैक के पीछे कोई ना कोई एक मकसद है और वो आपकी फाइनेंस को कमज़ोर करने का मकसद है, तो उसको करना चाहते हैं। तो हम लोग इसके लिए भी देखेंगे, केस बाय केस एनालिसिस करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करेंगे और फिर मुल्क के सामने लाएंगे कि ये साजिश क्यों हो रही है। टू टेक अप द इशू ऑफ महाराजा शेर सिंह महल टू टेक अप द इशू दैट महाराजा शेर सिंह महल बी रिस्टोर्ड टू सिख कम्युनिटी आफ्टर रिवोकिंग द लीज। अब क्या हुआ, ये राजा साहब की जो महाराजा साहब की महल है
उसको सिखों को क्रिश्चियंस को लीज पे दे दिया है। एक बार लीज ख़त्म हुई दोबारा दे दी। वो एक लीगेसी है सिखों की, वापस होना चाहिए और बड़े काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, इसलिए ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। द CMCRM unanimously resolved to take up the cases of political prisoners and to contest on behalf of the falsely implicated persons in the criminal cases. अभी आप देखेंगे ज़्यादातर पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के होते हैं, मुसलमानों के होते हैं और फिर सिखों के होते हैं। तो अभी अगर आप इसकी कोई स्टडी की जाए तो आप देखेंगे रेशियो जो है दो कम्युनिटीज़ का पॉलिटिकल प्रिजनर्स में सबसे ज़्यादा है। ये इशू हमारा है कि हम उनके लिए जो भी कर पाएंगे उसको हम पहले कंपाइल करेंगे और उसके बाद हम लोगों को बताएंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी जो आया है डेटा उसमें सिर्फ 2% लोगों को कन्विक्शन हुआ है। 98% लोगों को आपने जेल में रखा, प्रिवेंटिव डिटेंशन में 20-20 साल तक रखा, 30 साल भी रखा, जवान गए थे बूढ़े हो गए। उसके लिए CMCRM कुछ काम करिए। टू स्ट्राइव, ये तो आ गया है और फिर पढ़ देते हैं। टू स्ट्राइव टू रिपील द वक्फ उम्मीद एक्ट 2005 एंड टू रिस्टोर द वक्फ प्रॉपर्टीज टू द मुस्लिम कम्युनिटी एज पर पोजीशन प्रायर टू द कंट्रोवर्शियल लॉ ऑफ 2025। ये भी एक इशू था, चूँकि एक इशू है इसलिए इसको लाना ज़रूरी है। नेक्स्ट, टू इंडीवर एंड एक्सपेंड द मॉडल ऑफ मालेरकोटला लीगेसी ऑफ फेटर्निटी टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक हमने इसलिए लिखा कि मालेरकोटला लीगेसी को जितना लोगों को मालूम हुआ, क्योंकि एक एक सिख को इसकी हिस्ट्री मालूम है लेकिन 100 में एक मुसलमान को मालूम है। इसलिए ये इशू बहुत मजबूत है, क्योंकि अगर ये बात लोगों को बताओ कि पंजाब में एक जगह ऐसी भी थी जहाँ से सिखों की वजह से मुसलमानों ने माइग्रेशन नहीं किया। जैसे भी हमने कहा कि ब्रास एक गांव है जहाँ कोई मुसलमान नहीं है लेकिन 2 मस्जिदें आबाद करने के लिए वहाँ मदरसा चल रहा है। वो मदरसे के लोग मस्जिदों को आबाद किए, नमाज जुमा होती है। तो ये इस पंजाब में ही मुमकिन है, तो क्यों ना इस लीगेसी को इंडिया के दूसरे हिस्सों में हम ले जाएं। इसलिए ये पॉइंट है। टू टेक मूव्स क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस इनटू माइनॉरिटीज फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन मेनली इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस अक्रॉस इंडिया। अभी जब एतबार हो जाता है तो फिर हमारी तरजीह बढ़ जाती है कि हम किसको काम दें, किसको एम्प्लॉयमेंट दें, किसको फ्रेंचाइजी दें, किसको ट्रेड में शामिल करें। तो हम इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं कि ईमानदारी से कम्युनिटीज़ जो इस वक्त झगड़े में हैं या जो टारगेट में हैं उनको सामने लाके उनको एक पॉजिटिव रास्ता देना चाहते हैं कि रिश्ते फ़ायदे से भी जुड़ सकते हैं अगर आप मोहब्बत के रिश्ते कायम कर लें। और ये लास्ट अभी है, टू पायलट द मूव फॉर रेक्टिफाइंग द मिस्टेक in Article 25 of the Constitution of India, providing the Sikh religion to be covered under the reference of Hindu। अभी जो आर्टिकल 25 में तरमीम की 1956 में अमेंडमेंट किया, उसमें ये लिख दिया सेकेंड पार्ट जोड़ के कि मुसलमानों और ईसाइयों के अलावा सारे इंडियंस हिंदू हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। सिख रीजन एक सेपरेट इंडिपेंडेंट रीजन है। और एक कोर्ट केस में ये आया कि सिख को एक बहुत इम्पोर्टेंट केस में कल्ट कह दिया, यानी कि ये रीजन के तौर पे उसको कबूल करने को भी तैयार नहीं। एक लड़ाई का मुद्दा है और इसे उठाना है, क्यों वो सेपरेट इंडिपेंडेंट रीजन है। उसको आप कल्ट कैसे कह सकते हैं? वो आपकी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। उनकी मान्यताएं हैं, उनके इथोस हैं, उनकी हिस्ट्री है और उनकी कुर्बानियाँ हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को कायम किया है। तो ये एक हमारा इशू है। अगर आप लोगों में से कोई दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव ढूंढ के देना चाहे या बताना चाहे, अभी हम लिख लेते हैं उसको। तो ये 5 मिनट के अंदर हमें कंक्लूड करना है। अगर कोई इसका ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा लगता है कि कोई छूट गया है तो उसको हम लिखेंगे। We are running out of time and I have been informed that we would not be allowed to transgress the time given. So
I have a very important agenda of facilitation. That is why I conclude this session by this and directly come to the agenda of facilitation. So, felicitation. So, our guests are here, and to felicitate Sardar Jagmohan Singh Sahib, Hafiz Hashim Malik, and Abdul Moin Jaipuri, the most important members who have been very active in organizing. And Moin Sahab, jaldi आइए, come on. वो हमें लिख के you please you give me very important you please take my car, you please send me all the जल्दी आइए जल्दी प्लीज. शाल पहले पहनाइए, एक साहब शाल पहनाए, जल्दी करिए जल्दी करिए. वो प्लीज यहाँ पे खड़े जाइए. हाँ ये आ जाएंगे, इधर इधर से डालिए. ही इज टूल रॉड टू मेक यू. हाँ ये क्या बात. अब्दुल अजीज़ साहब के लिए मनोज सिंह साहब आगे हैं, मनोज सिंह साहब आगे हैं और अब्दुल रशीद कासमी साहब आ जाएं. सबके लिए हाँ ठीक है, जल्दी से आ जाएं क्यों वी हैव टू कंक्लूड विद इन टाइम. यहीं पे खड़े रहिए, ये फोटो अच्छा आएगा. अरे यार क्या कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ये जल्दी पहना दीजिए ना, इतनी देर तक आप शाल निकाल के देते रहिए. और हाँ फिर प्रोफेसर मंजीत सिंह साहब नहीं आ पाए तो इनको छोड़ते हैं. सरदार हरमीत सिंह पिंका वो भी नहीं आए. अच्छा, साहिबजादा नदीम अनवर खान साहब, प्लीज़ कम टू द स्टेज. साहिबजादा नदीम अनवर, नॉट हियर, ओके वी डिलीट हिज नेम. साहिबजादा नदीम अनवर के बाद एडवोकेट नईम खान, प्लीज़ कम ऑन. आफ्ता, अच्छा प्लीज़ ये वन मिनट. नदीम साहिबजादा गुरविंदर सिंह हैज़ लेफ्ट, सो अजीज़ इंडिया इज़ देयर. चौधरी Shamul Islam? No. Not here. Okay. So, Gurvinder Singh Valar Sahab has left, and now Aziz India. Aziz India, where is Aziz India? Has left. So, please, you come up forward. आप भी आइए, आप जाइए. Gurinder Pal Singh Barar has left. Mr. M.A. Shakil for Gurpreet Singh साहिब. गुरप्रीत सिंह साहब का कहाँ है? शाल लाइए, शाल. नईम, हाँ नईम, we have called the name of नईम खान. You please come here. ये please for a moment. नईम साहब, नईम साहब को ये अब्दुल मतीन साहब ये चले गए. अच्छा, ये मिस्टर मोताहर हुसैन एंड हाफिज साहब मे कम हियर अगेन. नईम साहब इधर आ जाइए. नहीं, यहाँ पे अजमेर सिंह साहब है. अजमेर सिंह रंधावा जी हैं. हाँ, आपका इसमें बुलाते हैं. ये अजमेर सिंह साहब रंधावा, अजमेर सिंह साहब रंधावा इधर आ जाइए. इधर वो आ जाएंगे. अजमेर सिंह साहब रंधावा, शाल है? हाँ शाल दीजिए. सरदार उपकार सिंह साहिब, अगेन हाफिज साहब में कम फॉरवर्ड. मोइन साहब में कम. सरदार उपकार सिंह साहिब इधर ऐसा है.
उनको दे दो, मोइन साहब को। Now a shawl to Sardar Gurpreet Singh. Come on, Mr. Shakil Sahib and Sajid Yusuf from Kanpur. Mr. Nirmal Singh. Eh? Mr. Nirmal Singh from Rohtak. Sardar Nirmal Singh Sahab from Rohtak. Come on with shawl, with shawl. कोई और बचा? We may put a shawl to Mir Bhai Sahab. He may come here on the stage. और कौन बचा? अकाल अच्छा चैनल ओके प्लीज कम फॉरवर्ड हैदर अली साहब मे कम अकाल चैनल द रिप्रेजेंटेटिव मे कम ऑन प्रधान साहब मे कम अतर प्रधान यू कम यहाँ आइए यहाँ पे इधर आ जाइए द सेकेंड चैनल सेकेंड चैनल अदर चैनल देवेंद्र पाल सिंह एक और चैनल देवेंद्र पाल सिंह साहब हैज कम हियर सो नसीम अहमद साहब फ्रॉम लोनी मे कम फॉरवर्ड डॉक्टर परवेज में आल्सो मे कम फॉरवर्ड डॉक्टर परवेज इज वेयर यू प्लीज हियर कम ऑन तो आपको शाल पहनाएंगे परवेज साहब डॉक्टर आप पहनाएंगे और बताइए आपको पहनना है इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप हमारे साथ और किसका नाम बताओ जल्दी बोलो अच्छा उनका गुरबचन सिंह साहब में कम फॉरवर्ड Gurbachan Singh Sahab has come with a lot of shawls last time, and again the shawl ceremony would be concluded with his shawls. He has come last time also with the shawls, and this time also. So we also honor him with the shawl on our side. उधर देखो देवेंद्र सिंह साहब उनकी तरफ देख लीजिए हाँ और हाँ कौन देवेंद्र सिंह Devendra Pal Singh may come on. So Athar Sahab is here with and Sajid would produce first the shawl, thereafter the memento. The lady Lubna Hashmi may come on because he has the guts to raise her hand to. हाँ पूनम भाभी पूनम में कम है ऑल हाँ गुरबचन सिंह इधर उनको पहनाइए आप भी ऊपर आइएगा इधर आइए फोटो बन जाए ऊपर आप भी हाँ उधर किनारे पे किनारे ऐसे उधर देखिए उधर देवेंद्र पाल सिंह अभी नहीं आता है देवेंद्र पाल सिंह साहब हो गया अब किसका रह गया अब उनको गुरबचन सिंह साहब वेयर इज गुरबचन सिंह साहब हैज टेकन शेयर नाउ वी वुड हेल्ड अ शॉर्ट सेरेमनी presenting the shawls carried by Gurbachan Singh Sahab. It is last time we have left him, so this time आप आ जाइए और एक एक को शाल पहनाते चले जाइए सबको किनारे किनारे। ये सेवादार हैं सारी ऑडियंस भैया अपनी अपनी शालें ले लेना। पिछली बार हमने सबको मोमेंटो दिया था, इस बार मोमेंटो नहीं दे रहे हैं तो वो कमी पूरी कर दी है। सब लोगों को जो जाएंगे शाल लेते जाएंगे, लेकिन हमारे मेहमानों को आप पहना दीजिए। बड़ों को हाँ पहना। उधर से आइए उस साइड से, गुरबचन सिंह आप उस साइड से आइए, डालते चले जाइए।
अच्छा दे दीजिए, शाल खोल खोल के दे दीजिए, खोल के ऐसा करिए फ़ोटो आ जाने दीजिए गुरबचन सिंह साहब का, वो रास्ता में रोकिएगा नहीं, वो सेवादार हैं, उनके फ़ोटो की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा इधर से कहना। अच्छा हमारे मेहमान जो हैं जितने भी हैं वो इस साइड से आना शुरू करें, हम शाल पहनाते जाएंगे, वो उधर से निकलते चले जाएं। हाँ प्रधान जी को नहीं, पूनम को। अब कहाँ बोल पाए टाइम पर। हाँ अब हम चूँकि प्रेसिडेंशियल एड्रेस कराना चाहते हैं तो प्रधान में कम ऑन, प्रधान जी अजीज़ अहमद साहब, हाँ शाल लेके जाइए, शाल भी। प्रधान साहब आपका सदारती खुतबा अब होगा, 1 मिनट हो जाएगा, अब आप संभालिए। ओके ओके हाँ ओके, तो पहले ही हो, पहले आइए, आ जाइए रंधावा साहब, रंधावा साहब आगे आ जाइए। रंधावा साहब 2 मिनट के लिए आपको, वैसे तो हमारा तय हो गया था कि आप राइटिंग में भेजेंगे, लेकिन आपके 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्टेस्ट टाइम और उसके बाद लिख के आइए। तो फिर ठीक है, मैं ये कह रहे हैं हम, आप 2 मिनट बोल दीजिए, आप बोल दीजिए 2 पॉइंट। हाँ सब सुनेंगे, माइक है आप बोलिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सभी वक्ताओं ने यहाँ पर एक बात तो बोली हैं, उनमें कुछ बातें जो हम लोग मिस कर रहे हैं वो ये है, सबसे पहली चीज़ कि हम लोग चाहे सभी माइनॉरिटीज़ की बात करें, सभी माइनॉरिटीज़ को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, पर साथ चलने से पहले विश्वास का होना बहुत ज़रूरी होता है। विश्वास कैसे पैदा किया जाए, और उसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हम इस वक्त सबसे पहली बात है कि मुस्लिम सिख ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं। मुस्लिम सिख ब्रदरहुड वैसे तो पहले भी था, क्योंकि हम अगर लॉन्ग में देखें 500 साल पहले तो गुरु नानक देव जी का और भाई मर्दाना की जो कंपेनियनशिप है वो सारी लाइफ साथ चली है। तो इस कारण ये कहना कि आज ज़रूरत है, ये तो पहले से चलती चली आ रही है, बीच में डिफरेंसेस पड़ गए, वो भी मुगल्स रूलर की वजह से, ना कि किसी रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से, क्योंकि आप भी एक खुदा में यकीन करते हैं, हम भी एक खुदा में यकीन करते हैं। डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर यह है कि आप अल्लाह के साथ उसके रूबरू उसको शैतान की भी उसकी टक्कर का मानते हैं, पर हम सिख लोग नहीं मानते। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में कहा है कि अल्लाह पाकम पाक है, शक करो जो दूसर होए, कि यानी कि शक तो आप उसकी हैसियत पर उसकी पाक पर करें जबकि उसकी टक्कर का कोई दूसरा मौजूद हो, पर आप तो शरीक में उसको, शैतान को भी उसके शरीक में मानते हैं कि शरीक है, शैतान है, हम तो शैतान की हैसियत भी नहीं मानते। तो फिर आपके में हमारे में अंतर कहाँ रह गया। अब दूसरी चीज़ को हम लेकर ये चलते हैं कि मैंने, आई एम 75 नाउ, तो अपने तजुर्बे में मैंने ये पाया है कि 2 मिनट के लिए 2 मिनट की एक बात छोटा सा और करके मैं ख़त्म कर दूं। सर मैंने बोला था, अब आपने टाइम दिया है तो जल्दी से कि मैं ये कहना चाहूँगा कि 1947 हुआ अनफॉर्चुनेटली, परंतु हमने इसमें नुकसान किसने उठाया। हमारे पर इल्ज़ाम लगता है, यहाँ इंडिया में, पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगाते हैं, इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगाया था कि हमने सिखों ने मुसलमानों को मारा, और यहाँ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिखों को, मुसलमानों को, आपने एक दूसरे को मारा। सवाल ये उठता है कि वो एक जुनूनी फाइट थी, जैसे पहले बोला गया कि आमने सामने लड़े, यहाँ पर बैक स्टैबिंग कहीं नहीं है। 1984 बैक स्टैबिंग है, 1947 बैक स्टैबिंग नहीं है, ये पहले याद रखिएगा। परंतु नुकसान किसका हुआ, आप लोगों के, मुसलमानों के, एक घर से 3 घर बन गए। जो आप ईरान से लेकर बर्मा तक घूम सकते थे, अब आप नहीं घूम सकते हैं, आप नुकसान आपको हुआ। हमारे को क्या नुकसान हुआ कि हमारे मुकद्दस स्थान जो है ना पाकिस्तान के अंदर रह गए, जिनको हम लोगों की फ्रीक्वेंटली फ्रीली विजिट नहीं कर सकते। हालांकि मैं वहाँ पर 2 बार जा चुका हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, पर फिर भी अगर हम वक्फ पर देखें कि वक्फ पर यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वक्फ बोर्ड पर ज़मीनें घेरने का, वही वक्फ बोर्ड जो है ना पाकिस्तान के अंदर गुरुद्वारों की टेक केयर कर रहा है, संभाल कर रहा है और उनको रेनोवेट कर रहा है। इंडिया और पाकिस्तान में जो मैंने नोट की, सैफुद्दीन साहब ने भी बोला और उन्होंने भी बोला, गुरुद्वारों को तोड़े जाने का जितना आरोप लगाता है, मैंने केस लड़े हैं गुरुद्वारे लड़ने के, 2 केस तो मैंने उड़ीसा और सिक्किम का केस सिक्किम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लड़ा,
तो गुरुद्वारे को इंडिया में तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान की यह खूबी है कि पाकिस्तान रेनोवेट करके गुरुद्वारे सिखों को वापस कर रहा है। थैंक यू सो मच सर रंधावा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हाँ जी, आप कर रहे हैं सर। वो आप लिख के भेजिएगा, बहुत हमारे लिए बहुत ओके। अब ज़रा सा प्रेसिडेंशियल एड्रेस सुन लीजिए, जिससे कि हम टाइम के अंदर। और आइए सर, आइए 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 सर, आइए प्लीज। अच्छा ओके ओके, आपकी मर्जी का आप प्रोग्राम करिएगा तो अपनी मर्जी का दीजिएगा। अभी हमें अपनी मर्जी का दीने दीजिए। अभी रिक्वेस्ट ये थी कि 3 बजे का टाइम था सर प्रोग्राम ख़त्म करने का, लेकिन प्रेशर ये आ गया कि 2:45 बजे ख़त्म कीजिए, तो जो 15 मिनट का जो है ना, उस वजह से आप कीजिए शुरू। सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम। इज़्ज़त महब अली जनाब शरफुद्दीन एडवोकेट साहब, सबसे पहले मैं बड़े एहतराम और अदब के साथ आप सभी की खिदमत में सलाम और आदाब पेश करते हुए ख़ास तौर से वकील साहब को खुसूसी तौर से सलाम करता हूँ, और मौलाना अब्दुल रशीद साहब और तमाम खुद्दाम जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने वाले, उन सभी का बहुत बहुत मशकूर और शुक्रिया। ये ऐसा कदम है जो एक दूसरे को जोड़ने के लिए किया जा रहा है, और जो एक दूसरे को जोड़ने के लिए किया गया काम, वो खुदा उसको सबसे बड़ा दर्जा देता है, इबादत है। और साथ ही साथ ये जानिए, हम गलत ख्यालों में हैं, जिसको दुनिया से जाने के बाद की कोई सज़ा का मामला नहीं है, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? दुनिया से जाने के बाद जिसको ये मालूम है कि सज़ा मिलेगी, उससे ही उम्मीद की जा सकती है दुनिया में कि आपके साथ हक और इंसाफ हो सकता है, और ये हमारे और आप ही के पास है। दुनिया और आखिरत जिसको कहा गया है, तो पता ये चला कि हम गलत उम्मीदें लगाए हुए हैं। सच्चाई यही है कि हम अल्लाह के, खुदा के तमाम बंदों के लिए भेजे गए हैं। चूँकि सज़ा और जज़ा हमारे पास है, तो पता ये चला कि हम दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि खुदा के तमाम बंदों की लड़ाई लड़ने का काम किसी का नहीं है, हमारा है। और सच्चाई और ईमानदारी के साथ अगर आप ये नियत कर लेंगे, शरफुद्दीन एडवोकेट के साहब के साथ मिलकर के इस मिशन को, इस तहरीक को खुलूस के साथ, दीवानगी और जुनून के साथ, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी मिशन हो, कोई भी तहरीक हो, वो दीवानगी से अगर किया जाएगा तो मंजिलें आपका कदम चूमेंगी। जितनी आप लापरवाही करेंगे उतने ही नुकसान में जाएंगे। आप अपने घरेलू काम में देखिएगा, जितना ध्यान, जितना दिमाग आप जिस काम में लगाते हैं, कुदरत वाला उस काम में आपको उतना ही कामयाब करता है। और ये ऐसा मिशन है जो खुदा के तमाम बंदों की लड़ाई लड़ने वाला है। इसको इतना छोटा समझ के चलेंगे काम? हमको हिसाब लगाना पड़ेगा कि कुदरत वाले ने 24 घंटे दिए हैं, हम उसके लिए कितने घंटे काम कर रहे हैं। जिस काम से वो खुश होता है और दुनिया में जन्नत जैसा मामला होता है, अरे प्यासे कुत्ते को, बिल्ली को पानी पिला दें तो कुदरत वाला खुश होता है। जानवर पर भी इतना मामला है, और तमाम मुसलमानों पर मैं समझता हूँ प्रॉफिट मोहम्मद के हुक्म के मुताबिक कोई किसी की लड़ाई लड़े या ना लड़े, खैर उम्मत के मुसलमान को हर एक की लड़ाई
लड़ना चाहिए। जवाबदेह होंगे हम लोग, पकड़ होगी हमारी। जो अनजान लोग हैं कह के अलग हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं। तो तमाम तरह से पकड़ हमारी होनी है। साथ ही साथ मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक आदमी इस मिशन को, इस तहरीक को चलाने के लिए अपना जलवा दिखाए, जुनून दिखाए, दीवानगी दिखाए, तब हमारी उम्मीदें, हमारे हौसले और बढ़ेंगे। और दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? बुज़ुर्गों का मकूला है, मोहब्बत फ़तेह आलम। दुनिया जीतना चाहते हो, प्यार करना सीखो। फतह के मैंने जीत, आलम के मैंने दुनिया, और मोहब्बत के मैंने प्यार। तो दुनिया में अगर कामयाब होना चाहते हो तो प्यार करना सीखो। मुसलमानों ने तो पटना सीखा है, मुसलमान पटाना नहीं जानता। और जब तक पटने वाली कौम रहेगी, पटाना नहीं जानेगी, तो कामयाबी बड़ी मुश्किल है। पटाने का जिसके पास फन है, जो इस खूबसूरत फन से वाकिफ़ है, वो चाहे दुनिया का कोई सा भी मामला हो, उसकी तमाम ज़रूरियात पटा के हासिल होती हैं। सख्ती से, अकड़ से और ताकत से, गुंडई से किसी चीज़ को आप हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन वो कब्ज़े में आपके रहे, ये कुदरत ने अपने हाथ में रखा है, वो आपके हाथ में नहीं रह सकती। तो ये हुकूमतें, ये तमाम जो जुल्म और जालिम का इलाज करने के लिए जालिम जैसी ताकत की ज़रूरत है। आप ये समझते हैं कि इतने आसान मिल जाएगा मामला? आसान नहीं, जालिम जैसी ताकत की ज़रूरत होगी। वो आपको बताने वाले बैठे हैं हमारे बुज़ुर्ग, किस अंदाज से हमें अपनी ताकत को इस्तेमाल करके आगे चलना है। बहुत सारी बातें छोड़ते हुए हमारा मिशन जिंदाबाद, आप तमाम आए हुए लोगों के लिए जिंदाबाद, तमाम हमारी बहनों के लिए जिंदाबाद, और ख़ास तौर से वकील साहब ने जो कदम उठाया है, और मौलाना अब्दुल रशीद साहब और बहुत सारे साथी जिनसे मैं वाक़फ़ियत नहीं रखा हूँ, अभी तक अनजान हूँ, उन सब के लिए ज़िंदाबाद। और आपकी कामयाबी, आपका मुक़द्दर, उसके लिए भी ज़िंदाबाद। और लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें छोड़ते हुए, ज़ख्मों की न पूछ, पूरा जिस्म है ज़ख्मी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। और सुनिएगा, जज्ब शौक़ शहादत को क्या पूछिए, जज्ब शौक़ शहादत को क्या पूछिए, अब तो खुद हथेली पे सर हमने ले लिया। कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरें, कातिलों के महल्ले में घर ले लिया। मौजूद सामीन, फिर कभी इंशाल्लाह मौका होगा। बहुत अच्छे अंदाज में बहुत सारी चीज़ें आपको सुनाना चाहता था, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह है आपसे विदा लेना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ आप अपने मिशन पर पूरी तरह से गामज़न रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अभी वोट ऑफ थैंक्स के लिए पूनम जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं FHS दिल्ली की, वो आए अपनी बात रखें, उसके बाद प्रोग्राम को जो है ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच जी। आइए। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। CRCM के इस कामयाब और खूबसूरत इजलास में शिरकत करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ख़ुसूसी तौर से सॉरी, मुझे उर्दू के कुछ लफ्ज़ नहीं आते हैं, तो इस महफ़िल के लिए ख़ुसूसी तौर पे हम जो सदारत कर रहे हैं, सॉरी, अब्दुल अज़ीज़ साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो भी हमारे मेहमान इस प्रोग्राम में आए हैं, उन सब का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज इस इजलास में रोशन की गई शमा हमारे पूरे मुल्क को रोशन करेगी। जो इसमें हमने जो
एजेंडा लेके हमने ये प्रोग्राम किया है, इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब होंगे। और जो भी हम कर रहे हैं उसमें ये ना देखें कि हमारी बात नहीं रखी गई। जो एडवोकेट सरफुद्दीन साहब हैं, ये अकेले चले थे ना, लेकिन लोग जुड़ते गए, तो उनका कोई पर्सनल नहीं है, ये हम सबका है ये प्रोग्राम। तो मैं आप सब लोग जो आए हैं, मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ कि आप सब लोग इस प्रोग्राम में जुड़ के अपना सहयोग करें। आखिर में भाई जो शरफुद्दीन अहमद साहब को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप रह जाएंगे तो फिर सभी रह जाएंगे, तो मैं आदरणीय शरफुद्दीन अहमद साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आएँ और आप शाल उड़ा के आपका सम्मान दें। थैंक यू सो मच सर। ये इतने सम्मानित हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि एक आदमी सम्मानित करे तो सम्मान कम पड़ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ये सम्मान हम सब की तरफ से है, जो साथी रह भी गए उनकी तरफ से भी हम सम्मान कर देते हैं।